गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक सिंगल वीडियो से ही मैं आपको यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट कवर कराने वाला हूँ। नॉन रेसिडेंट के इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और डिविडेंड का, फिर एनआरआई के जो स्पेशल प्रोविजन है उनके भी एडजस्टमेंट कराऊंगा, फिर हमारे लिए जो फॉरेन कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं उसका भी एडजस्टमेंट कवर होगा, बिजनेस कनेक्शन के एडजस्टमेंट भी कवर होंगे, और फिर सेक्शन 9 जो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया होता है वो भी हम इस एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर सभी एडजस्टमेंट कवर कर लेंगे। तो आपके लिए बहुत ही रेडीमेड रहने वाला है कि सिंगल वीडियो के अंदर आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, न्यूमेरिकल पॉइंट्स सब कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो एडजस्टमेंट वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको गाइडेंस दूं। तो आपको मालूम होगा ही कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का वेटेज हमारे लिए कितना है, 30 मार्क्स का है। ओके, लेकिन बहुत 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 खास बात और अच्छी बात यह है कि एनआर का एडजस्टमेंट तो हम आज कवर कर रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डबल टैक्सेशन रिलीफ के एडजस्टमेंट भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इक्वलाइजेशन एडजस्टमेंट भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ये सारे एडजस्टमेंट मिला लें। ओके, तो आपको मैक्सिमम इसमें कितने लगने हैं, 5 आवर्स लगने, मैक्सिमम ही कितने लगने, 5 आवर्स। आप समझिए 5 आवर्स लगाना और इसके अंदर 30 मार्क्स का क्या करना, कवर करना। ओके, इसके बाद में पीजीबीपी के एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जो आपको क्या दिलाएगा, 14 मार्क्स दिलाएगा। ओके, आप वीडियो से करो या नोट से पहली बार भी पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम कितने आवर्स लगने हैं, 2 आवर्स लगने, मतलब 2 घंटे लगाना, और 14 आवर्स का न्यूमेरिकल के सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अराउंड 250 एडजस्टमेंट हमने कवर कर रखे हैं, तो 14 मार्क्स का क्या हो गया, कवरेज हो गया सिर्फ 2 घंटे से। ट्रस्ट का एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 1 आवर लगना है आपको, चाहे आप वीडियो से करो चाहे आप नोट से करो। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भी नोट से 1 आवर लगेगा, अगली बार तो 1 आवर भी नहीं, उससे काफी कम समय लगेगा, और मिनिमम 6 से लेकर मैक्सिमम 8 मार्क्स का एग्जाम का क्वेश्चन आपका पूरा प्रैक्टिकल वे से तैयार हो चुका होगा। ओके, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इसके हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल कवर कर चुके हैं। नोट से आप करेंगे, आधा घंटे का समय लगना है। ओके, 4 मार्क्स एग्जाम में क्या हो जाते हैं, तय हो जाते हैं। टीडीएस टीसीएस का कोई एडजस्टमेंट पीडीएफ नहीं होता, क्योंकि हमारा जो नोट्स है वो ही क्या है, पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, 2 घंटे लगेंगे आपको, और 6 से 8 मार्क्स का क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये आप देखें तो 60 से 65 मार्क्स इसमें कवर हो रहे हैं, और ये तो 100% एग्जाम में हर अटेम्प्ट के अंदर आने ही आने हैं। और ये एडजस्टमेंट कर लिया, इसका मतलब उससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपने क्या कर लिए, कवर कर लिए। ओके, तो ऐसा नहीं कि 60 मार्क्स की प्रिपरेशन कर ली, आपने श्योर कर लिया कि ये आपके क्वेश्चन तो क्या होंगे, सॉल्यूशन सही हो जाएंगे। और इसमें आपको लगने कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 आवर्स। आप देखिए, सिर्फ 10 आवर्स लगा के नोट्स को रीड करके या एडजस्टमेंट नोट्स को रीड करके आप एग्जाम में 60 मार्क्स के क्वेश्चन को क्या कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं। तो आपको इसलिए हर बार कहता हूं, हर वीडियो के अंदर कहता हूं, मल्टीपल टाइम्स आप नोट्स को क्या करिए, रीड करिए। जो एडजस्टमेंट नोट्स आपको दिए हैं इसका आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट क्या करिए, लीजिए, कि कम समय के अंदर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, और वो पूरे के पूरे मार्क्स आपको एग्जाम में क्या करेगा, दिलाएगा। तो 10 मार्क्स की प्रिपरेशन मतलब 2 दिन भी आपने 5-5 घंटे पढ़े, या 3 दिन 3-3 घंटे पढ़े, तो आपका एग्जाम में 60 से 65 मार्क्स क्या हो गए, तैयार हो गए। और ये भी नहीं कह रहा तैयार हो गए, आप रैंडमली किसी भी अटेम्प्ट का, आरटीपी का कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से उठा के आप देख लेंगे, आपसे वो 100% क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक ही बात है, मैं ये कहता हूं, वीडियो से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने क्या है, नोट्स हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम्स क्या करिए, रीड करके जाइए। ओके, कोई खास बात नहीं है, डीटी जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी 70+ मार्क्स आसानी से लेकर आना। ओके, 80+, 85+ मार्क्स भी लेकर आ सकते हो, लेकिन 70+ मार्क्स भी बड़े आसानी से लेकर आ सकते हैं हम।
ओके 20 आवर्स की स्टडी से आप आराम से 70 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो। सिर्फ एक ही तरीका है, नोट्स को, जो नोट्स हैं जैसे आगे आपको मैट का एडजस्टमेंट, सभी के एडजस्टमेंट नोट्स हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम्स क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। रीड करना है, मैं ये भी नहीं कहता कि इंटरप्रिटेशन निकालिए, ज्यादा समय लगाइए, जस्ट क्या करिए, रीडिंग करिए। चलिए आज का वीडियो लेक्चर क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट क्या करेंगे, नोट्स का लेंगे। ओके चलिए तो एडजस्टमेंट नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, रीड करता हूं मैं आप सभी के लिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशूड बाय एन इंडियन कंपनी in consideration of technical know-how, manufacturing process and design agreement approved by central government। देखिए यहां पर क्या है, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने किसी नॉन रेसिडेंट या किसी फॉरेन कंपनी से, पूरा एनआर टैक्सेशन है तो सारे पॉइंट हमारे किसके होंगे, नॉन रेसिडेंट के होंगे या फॉरेन कंपनी के होंगे। फॉरेन कंपनी जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस चाहे रेसिडेंट हो चाहे उसका क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो। ओके तो हमारी इंडियन कंपनी ने क्या लिया है, टेक्निकल सर्विस ली है, उसका कंसीडरेशन उसने कैसे पे करा, इश्यू ऑफ क्या करके, डिबेंचर पे करके, इश्यू ऑफ क्या करके, डिबेंचर करके उसने कंसीडरेशन का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ओके तो डिबेंचर बेसिकली क्या है, कंसीडरेशन है, ओके फी टेक्निकल सर्विस का। सेक्शन 115A एट द रेट ऑफ 20% कंसीडरेशन फॉर टेक्निकल सर्विस। तो मैंने आगे क्या कहा, सबसे खास बात, एग्रीमेंट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो रखा है, ठीक है। हम यही देखते हैं 115A की एप्लीकेबिलिटी के लिए, या फिर तो गवर्नमेंट कंसीडरेशन दे रही हो, या फिर अगर कोई इंडियन कंसर्न दे रही हो तो गवर्नमेंट से एग्रीमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर वो मैटर इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कवर होना चाहिए। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि ये जो एग्रीमेंट था इंडियन कंपनी से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड था। तो ये डिबेंचर जितने भी अमाउंट के इश्यू करे हैं, ये कंसीडरेशन होगा किसका, टेक्निकल सर्विस का, मतलब फी फॉर टेक्निकल सर्विस। 115A में 20% की रेट से टैक्सेबिलिटी होगी, 10 मत कर देना, 10 पुरानी रेट थी। ओके 20% की रेट से टैक्सेबिलिटी होगी, क्योंकि ये कंसीडरेशन है किसका, टेक्निकल सर्विस का। ओके नाउ लिसन, इंटरेस्ट नॉर्मल टैक्स रेट, ओके एग्जांपल लाइक फॉरेन कंपनी पे 40%, लोन और बोरोइंग डिबेंचर नॉट इन क्या है, फॉरेन करेंसी 115A नॉट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया बिकॉज डेप्ट यूटिलाइज इन क्या है, इंडिया। नाउ लिसन, अब ये जो डिबेंचर्स हैं, अब इन डिबेंचर्स पे जो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी 115A में नहीं होगी। 115A में टैक्सेबिलिटी तब होती है जब वो डेट फॉरेन करेंसी में क्या करा हुआ हो, दिया गया हो। लेकिन यहां पर अपन ने कोई फॉरेन करेंसी में क्या नहीं दिया, डेट नहीं दिया, आपने हमें फी फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए डिबेंचर इश्यू करे थे, तो हमने तो कोई फॉरेन करेंसी में डेट दिया ही नहीं। जब फॉरेन करेंसी में डेट दिया ही नहीं है तो सेक्शन 115A में जो कंसेशनल टैक्स रेट दी हुई है, 20% भी दी हुई है और 5% भी दी हुई है, तो हम अभी 20% लेके चलते हैं, वो टैक्स रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड खास बात है, लेकिन वो इंटरेस्ट इंडिया में जरूर टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो डेट है उसका यूटिलाइजेशन कहां पर हुआ है, इंडिया में। भाई डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर डेट ही तो होता है, डिबेंचर क्या होता है, डेट होता है, और उसका यूटिलाइजेशन कहां हुआ है, इंडिया में हुआ है। अगर डेट का यूटिलाइजेशन कहां हुआ है, इंडिया में हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ किसके लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया के लिए, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 ने क्या करा है, बताया है। तो उस इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी कहां होगी, इंडिया में होगी। ओके 115A की टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगी, आप पे नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। नॉर्मल टैक्स रेट का मतलब है, एग्जांपल मान लो आप फॉरेन कंपनी हो, आप क्या हो, फॉरेन कंपनी हो, तो फॉरेन कंपनियों पर टैक्स रेट कितनी होती है, 40%, तो आपको उसी टैक्स रेट से क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। 115A आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि लोन क्या नहीं है, फॉरेन करेंसी में नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट डीम टू एक्रू और राइज इन क्या, इंडिया, क्योंकि डेट का यूटिलाइजेशन कहां पर हुआ है, इंडिया में हुआ है। नॉर्मल टैक्स रेट आपके ऊपर क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। बहुत शानदार एडजस्टमेंट हमने यहां पर क्या करा है, कवर करा है। ये सभी क्वेश्चंस हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसलिए कह रहा हूं नोट्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट क्या करिए, आप लीजिए और शानदार से शानदार मार्क्स क्या करें, लेकर आए। इवन आपके पास्ट अटेम्प्ट में जो भी रिपीटर्स हैं, पास्ट अटेम्प्ट में कितने ही कम मार्क्स क्यों ना रहे हो,
ओके, आप इस बार बहुत शानदार मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये कभी नहीं होता कि पिछले अटेम्प्ट में कम मार्क्स आए थे तो इस बार तो सिर्फ 50 के लिए मेहनत कर ले, नहीं, आप 70 प्लस भी क्या कर सकते हो, आसानी से स्कोर कर सकते हो। सिर्फ तरीके की जरूरत होती है, और जरूरत होती है बहुत शानदार नोट्स की, जो कम समय में इतनी प्रिपरेशन करवा दे कि पूरे मार्क्स ला सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। सर्विस चार्ज एट द रेट ऑफ XYZ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लीज्ड फॉर कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इक्विपमेंट। देखिए मैंने यहां पर यह कहा, आपको याद दिलाता हूं, अगर मैं आपको कॉमर्शियल इक्विपमेंट, मैं नॉन रेसिडेंट बन जाता हूं, फॉरेन कंपनी बन जाता हूं, जो बनाना है मैं बन जाता हूं। ओके, मैंने आपको कॉमर्शियल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और साइंटिफिक इक्विपमेंट मैंने आपको क्या करा है, यूज के लिए दिया है, परमिट टू क्या करा है, यूज करा है, मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज करा है। अब आप इसके लिए मेरे को जो कंसीडरेशन का पेमेंट करोगे वो रॉयल्टी कहलाएगा। ऐसा अपन ने सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन में पढ़कर आए हैं। अब इसको यूज करने के लिए, इन इक्विपमेंट को यूज करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज के लिए अगर मैं आपसे कोई सर्विस फीस भी चार्ज करता हूं, कोई भी XYZ अमाउंट की सर्विस फीस भी चार्ज करता हूं, तो मैंने ही सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन में आपको पढ़ाया है कि वो जो सर्विस चार्ज में जो ले रहा हूं इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट के यूज के लिए, लीज के लिए, परमिट टू यूज के लिए, तो वो सर्विस चार्ज भी मेरे लिए क्या होगा, रॉयल्टी की इनकम होगी। और अगर उसका यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया हो रहा है, या फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया हो रहा है, तो वो रॉयल्टी इनकम मेरे लिए डीम टू एक्रियोराइज इन इंडिया होगी, मेरे लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ओके, तो चलिए देखिए, तो ये क्या हो गया, रॉयल्टी हो गया। ओके, रॉयल्टी का टैक्सेशन होगा, और टैक्सेबिलिटी 115A में एट द रेट ऑफ कितने से होगी, एट द रेट ऑफ 20% से होगी। ओके, आई थिंक ये बात आपको यहां पर समझ में आ चुकी है। ओके, तो शानदार एडजस्टमेंट था, रॉयल्टी है ये, और टैक्सेबिलिटी 115A में एट द रेट ऑफ कितने से होगी, 20% से होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं, और पहले और अच्छे वाले एडजस्टमेंट हम करते हैं। यस, तो अब हम आए हैं एडजस्टमेंट नंबर 28 पे। रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस इफ एग्रीमेंट नॉट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 115A नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। बहुत ही अच्छी बात बताइए। देखिए, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे सेक्शन 115A तभी एप्लीकेबल होता है जब उस नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई ना हो, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ना हो, और अगर है तो वो जो रॉयल्टी की इनकम उसने कमाई है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम कमाई है, वो इंडिया के पीई से इफेक्टिवली क्या ना हो, कनेक्टेड ना हो, तो फिर 115A क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और सेकंड कंडीशन ये है 115A की एप्लीकेबिलिटी के लिए कि वो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर वो मैटर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कवर होना चाहिए। अब अपने इस एडजस्टमेंट में मैंने क्या कहा, वो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ही नहीं है। ओके, तो सेक्शन 115A एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जब सेक्शन 115A एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे गिवन रेट से टैक्सेशन नहीं होगा, तो आपका रॉयल्टी इनकम का टैक्सेशन और फी फॉर टेक्निकल सर्विस का टैक्सेशन कौन से होगा, जो नॉर्मल रेट होगी आपके ऊपर, जो भी नॉर्मल रेट एप्लीकेबल है। मान लीजिए फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनियों पर टैक्स रेट 40% है, तो 40% से आपको उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। 20% कंसेशनल रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में जरूर टैक्सेबल होगी अगर उसका यूटिलाइजेशन कहां पर हुआ है, इंडिया में हुआ है। ओके, आई थिंक ये एडजस्टमेंट भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। नाउ अब मैं आता हूं एडजस्टमेंट नंबर किस पे, 29 पे। भरपूर एडजस्टमेंट कराने वाला हूं, कम समय में ही क्या करा दूंगा, सारे एडजस्टमेंट करा दूंगा आपको। नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस लेस देन 182 डेज। नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट लेस देन 182 डेज। देखिए, यहां से मैं इस एडजस्टमेंट से मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के सिटीजन हो, और आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए देश को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है ना, बाहर ऐसे जाके वापस नहीं आ रहे, विजिट के लिए नहीं जा रहे, आप इंडिया को लीव कर रहे हो, कौन से पर्पस के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं बता देता हूं,
ओके, यहां पर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में जो 60 डेज वाली क्राइटेरिया होती है ना, कि पिछले साल आप 60 डेज रहे और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर रहे, वो क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया है, हम 60 डेज से आपको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, फिर मेरी नौकरी लग गई और नौकरी के लिए मैं बाहर शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो मेरे लिए रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में उस ईयर के लिए, जिस ईयर में मैं इंडिया को छोड़कर जा रहा हूं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, 60 डेज वाली क्राइटेरिया लिमिट एप्लीकेबल नहीं करेंगे। मेरे पे क्राइटेरिया लिमिट एप्लीकेबल करेंगे एटलीस्ट कौन से डेज वाली, 182 डेज वाली। और इस एडजस्टमेंट से, इस क्वेश्चन से मैंने बताया कि मैं उस ईयर में 182 डेज का मैंने स्टे करा ही नहीं, तो मैं नॉन रेसिडेंट हो गया। ओके, अब मैंने क्या दिया, लोन दिया और उस पे क्या लिया, ब्याज लिया। तो एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को, तो यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना भी सिखा दिया कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए देश को छोड़कर जाता है, तो 60 डेज वाले क्राइटेरिया आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि वो उस प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहा है या नहीं रहा है। अगर नहीं रहा है तो वो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। तो एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को क्या दिया, लोन दिया, तो दूसरे नॉन रेसिडेंट ने पहले नॉन रेसिडेंट को उस पे क्या दिया, ब्याज दिया। ठीक है ना, क्या दिया, ब्याज दिया। यूटिलाइजेशन ऑफ लोन फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी दैट इज अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है यहां पर। इस एडजस्टमेंट से यह सीखने को मिल रहा है कि एक एनआर दूसरे एनआर को ब्याज दे रहा है। ठीक है, लोन पे, बोरोइंग पे क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। और उस लोन का यूटिलाइजेशन उसने इंडिया में करा तो है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया नहीं करा, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया करा। मतलब एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया करा। एनी सोर्स का मतलब अदर सोर्स हो गया, कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, उसके लिए करा, बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं करा। तो वो इंटरेस्ट जो है उसे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और क्लॉज 5 के अंदर क्या करा था, ये बात बताई थी, पढ़ाया था मैंने। तो उसी को लेकर क्वेश्चन बना लिया कि नॉन रेसिडेंट ने लोन लिया, उसका यूटिलाइजेशन करा, परचेज ऑफ किसके लिए, शेयर्स के लिए, इंडियन कंपनी के शेयर्स के लिए करा। मतलब उस शेयर से वो इनकम तो कमाएगा, लेकिन पीजीबीपी वाली इनकम नहीं कमाएगा, एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया कमाएगा। अदर सोर्स कमाएगा, कैपिटल गेन कमाएगा, लेकिन अदर देन क्या हुआ, बिजनेस प्रोफेशन हुआ। तो वो जो इंटरेस्ट की इनकम है, उस इंटरेस्ट की इनकम को इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये एडजस्टमेंट से भी हमको और प्रोविजन क्या हो गया, याद आ गया। तो ये हमने यहां पर क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम करते हैं यहां पर चलिए, तो आपको मैं करा देता हूं एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, 17 है, इजी रहेगा। रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 28A, इंटरेस्ट इंक्लूड सर्विस फीस एंड अदर चार्जेस। ओके, must be utilized in India, section 9 subsection 1 clause 5 clause 6 clause 7, even not rendered in India, even consideration not received in India, even no place of business or resident in India, even no business connection in India, still taxable in India। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, रॉयल्टी है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस है और इंटरेस्ट है, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज किसमें 5 6 7 में दिया है। ओके, इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है, लोन बोरोइंग के लिए जो अदर प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्जेस, सर्विस फी, अदर चार्जेस लेते हैं, वो भी इंटरेस्ट में कवर होता है, ये भी मालूम पड़ेगा। अब रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस और इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी इंडिया में डीम टू एक्रूराइज इंडिया तभी माना जाएगा अगर उस लोन का यूटिलाइजेशन कहां हुआ है, इंडिया में हुआ है। ओके, अगर उस टेक्निकल सर्विस का यूटिलाइजेशन कहां पर हुआ है, इंडिया में हुआ है। या फिर उस इंटेंजिबल असेट्स, रॉयल्टी इनकम कहां से होती है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, फ्रेंचाइजी, सीक्रेट फॉर्मूला, ओके, इनसे होती है। तो उस इंटेंजिबल असेट्स का यूटिलाइजेशन कहां हुआ, इंडिया में हुआ, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इंडिया या फिर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया में हुआ है। ओके, भले ही वो सर्विस कहां रेंडर करी, बाहर रेंडर करी, भले ही वो लोन कहां प्रोवाइड करा, बाहर प्रोवाइड करा, इवन वो कंसीडरेशन भी कहां रिसीव हो रहा है, रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस और इंटरेस्ट कहां रिसीव हो रहा है, बाहर रिसीव हो रहा है।
बाहर रिसीव हो रहा है। इवन उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई पीई क्या है नहीं, कोई बिजनेस क्या नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कोई बिजनेस क्या नहीं, कनेक्शन नहीं, कोई पीई नहीं है। लेकिन देखना क्या है, हमको देखना है क्या यूटिलाइजेशन इन इंडिया हो रहा है क्या। अगर यूटिलाइजेशन इन इंडिया हो रहा है तो फिर वो इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया हो जाएगी। इवन वो इंडिया में रेंडेड नहीं हुई है, इवन वो कंसीडरेशन इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है, इवन उसका नॉन रेसिडेंट का या फॉरेन कंपनी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है, इवन उस नॉन रेसिडेंट का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ क्या नहीं है, रेसिडेंस नहीं है। देखना है तो सिर्फ क्या देखना है, यूटिलाइजेशन इंडिया में हो रहा है तो वो डीम्ड टू एक्रू और राइज इन क्या मानी जाएगी, इंडिया मानी जाएगी। ओके तो ये एडजस्टमेंट भी हमने यहां पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आइए और एडजस्टमेंट हम क्या करें, कवर करें। तो अच्छे वाले एडजस्टमेंट देखता हूं आपके लिए। चलो ठीक है, पानी पी लेते हैं। यस तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। नॉन रेसिडेंट नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, फी फॉर टेक्निकल सर्विस यूटिलाइज फॉर बिजनेस और प्रोफिशन इन इंडिया फ्रॉम इंडियन कंसर्न एग्रीमेंट अप्रूव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, नॉन रेसिडेंट है तो पूरा टॉपिक ही नॉन रेसिडेंट का है, उसका इंडिया में कोई पीई नहीं है। और अगर मान लो पीई होता तो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि आपने जो इनकम कमाई, रॉयल्टी की, फी फॉर टेक्निकल सर्विस की, वो उस पीई से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है। ओके इनकम कमाई है कौन सी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, और उस टेक्निकल सर्विस का यूटिलाइजेशन, उस टेक्निकल सर्विस का यूटिलाइजेशन रिसिपेंट ने, इंडियन कंसर्न ने फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया करा है और प्लस एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुआ है। इसका मतलब क्लियरली सेक्शन 115 ए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। 20% की रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उस कंट्री के साथ में DTAA एंटर्ड नहीं हुआ है। ओके आइए तो इफ देयर इज नो DTAA सेक्शन 115A शैल अप्लाई एट द रेट ऑफ 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस सेस ऑलवेज, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अंडर द हेड PGBP और IOS, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम नॉट रिक्वायर्ड इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट द रेट not lower than the rate specified under section 115A, no audit required। तो अब यहां पर कहा गया है कि DTAA अगर नहीं है, अगर DTAA नहीं है तो सेक्शन 115A एप्लीकेबल होगा, 20% की क्या लगेगी, टैक्स रेट लगेगी, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज होगा और सेस तो ऑलवेज होना ही होना है। आपको इस फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम पे स्पेसिफिक और कंसेशनल टैक्स रेट दे दिए 20%, तो अब इस इनकम में से आप कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं ले सकते। हाँ ये एक पैसिव इनकम है, चैप्टर 6A की डिडक्शन अवेलेबल है, लॉसेस आप सेट ऑफ बिल्कुल कर सकते हो, प्लस आपको रिटर्न फाइल करना भी रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर आपका फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम पे क्या हो गया है, टीडीएस हुआ है, और वो भी टीडीएस हुआ है एट ए रेट नॉट लोअर देन द रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115A। उससे कम रेट पे टीडीएस नहीं हुआ है और कोई दूसरी इनकम नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करना भी रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ऑडिट भी क्या नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। Okay, if there is a DTAA or rate is 5% as per section 90 subsection 2 provision of income tax act or DTAA, whichever is more beneficial to assessee shall apply। TRC certificate required, other information nationality, TIN number, address required, return of income filing required। तो अब इस सेकंड पार्ट में मैंने कहा मान लीजिए उस कंट्री के साथ में DTAA हो रखा है और DTAA में रेट कितनी है, 5% है। तो एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 इनकम टैक्स का प्रोविजन 115A और DTAA की रेट दोनों में से जो मोर बेनिफिशियल होगा वो एप्लीकेबल होगा। मतलब इस केस में 5% की रेट से टैक्स लगेगा और जब DTAA की रेट से होता है तो फिर उस पर कोई और सरचार्ज और सेस क्या नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन DTAA का बेनिफिट लेने के लिए रिसिपेंट को TRC सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अदर भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं अबाउट द क्या है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, नेशनलिटी हो गया, वो भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्लस उसको रिटर्न फाइलिंग करना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्यों रिटर्न फाइलिंग करना रिक्वायर्ड हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बताया था रिटर्न फाइलिंग करना रिक्वायर्ड नहीं होता है अगर आपका टीडीएस हुआ है एट ए रेट
नॉट लोअर देन द रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115A। अगर 115A की कम रेट से क्या हो रहा है, टीडीएस हो रहा है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा, रिटर्न फाइलिंग करना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट है डीटीडब्ल्यूए हो रखा है, डीटीडब्ल्यूए की रेट 25% है एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी दैट इज 115A एट द रेट ऑफ 20%, रिटर्न ऑफ फाइलिंग नॉट रिक्वायर्ड। अब तीसरे वाले केस में भी डीटीडब्ल्यूए हो रखा है, लेकिन डीटीडब्ल्यूए में रेट 25% है और 115A में 20% है। एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और डीटीडब्ल्यूए विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी शैल अप्लाई। इसका मतलब यहां डीटीडब्ल्यूए की रेट एप्लीकेबल नहीं होगी, 115A की 20% की रेट क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। और जब उस रेट से टीडीएस हो जाएगा तो आपको रिटर्न फाइलिंग करना क्या नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये हमने क्या करा, इन एडजस्टमेंट से प्रोविजन भी सारे अच्छे से क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, if non-resident has permanent establishment in India and fee for technical service effectively connected with such PE and there is no DTAA। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है, बाकी चीजें सब सेम है, लेकिन उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पीई है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है, और वो जो टेक्निकल सर्विस उसने जो प्रोवाइड करी है इंडियन कंसर्न को, वो टेक्निकल सर्विस उस पीई से इफेक्टिवली कनेक्टेड है। ओके, तो ऐसी स्थिति में आपको मालूम है 115A एप्लीकेबल नहीं होगा, 44DA क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। 44DA shall apply normal taxation under PGBP, no deduction of expenditure which is not wholly exclusively incurred for the PE in India। Okay, expenditure wholly exclusively for such PE plus actual reimbursement of expenditure incurred by head office और other branch shall क्या होगा, अलाउ हो जाएगा। और एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट रिक्वायर्ड। तो अब जब नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पीई नहीं है या फिर पीई है तो उससे इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, तो 44DA एप्लीकेबल होगा। 44DA पीजीबीपी का प्रोविजन है, नॉर्मल टैक्स रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, जो भी आपके ऊपर टैक्स रेट है। मान लीजिए फॉरेन कंपनी है तो 40% की टैक्स रेट है, तो जो भी आप पे टैक्स रेट है उसी रेट से आपका टैक्सेशन होगा। नॉर्मल प्रोविजन आप पे क्या करेंगे, काम करेंगे, आपको खर्चों की भी डिडक्शन मिल जाएगी। चैप्टर 6A की मिलेगी, लॉसेस सेट ऑफ तो बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन आप एक्सपेंडिचर की भी क्या ले सकेंगे, डिडक्शन ले सकेंगे। कौन सा एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो होली एंड एक्सक्लूसिवली 100% इंडिया के क्या हुए हैं, पीई से हुए हैं। 100% किससे हुए हैं, इंडिया के पीई के लिए हुए हैं, प्लस वो एक्सपेंडिचर जो आपके हेड ऑफिस ने करे थे, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करे, ओके, जो हेड ऑफिस ने करे या आपकी अदर ब्रांच ने करे, और आपने उसका क्या कर दिया, रिम्बर्समेंट कर दिया। दैट इज एक्चुअल रिम्बर्समेंट ऑफ क्या है, एक्सपेंडिचर। दैट इज रिम्बर्समेंट ऑफ क्या है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हेड ऑफिस और अदर ब्रांच। तो उन एक्सपेंडिचर की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब और कोई का मतलब जो एक्सपेंडिचर होली एक्सक्लूसिवली इंडिया के पीई के लिए नहीं है, तो उन एक्सपेंडिचर की नहीं मिलेगी। ओके, प्लस 44DA की एप्लीकेबिलिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट अप्रूव्ड होने की कोई कंडीशन ही नहीं होती है। तो नॉर्मल क्या होगा, टैक्स होगा। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको ऑडिट करवानी ही पड़ेगी, और 115A क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए देखें, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस ऑडिट करवानी पड़ेगी, 115A क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका इंडिया में क्या है, पीई है, और वो पीई क्या है, इफेक्टिवली कनेक्टेड है टेक्निकल सर्विस से। ओके, तो एक और एडजस्टमेंट, बड़ी एडजस्टमेंट कवर कर लिया। इन एडजस्टमेंट से एनआर टैक्सेशन के प्रोविजन आपको क्या हो जाएंगे, जबरदस्त तरीके से क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एलिजिबल फॉर एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 47 टू नॉन रेसिडेंट। तो 115A के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, रोड, टनल, ब्रिज, ठीक है ना, एयरपोर्ट, इनसे जिसकी खुद की इनकम टैक्स में 10 क्लॉज 47 से एग्जेम्प्ट है, ऐसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से एनआर को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डजंट मैटर कि वो
इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में उसने इन्वेस्टमेंट जो लोन उसने दिया है, जो डेट उसने दिया है, वो इंडियन करेंसी में दिया या फॉरेन करेंसी में दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलने वाला इंटरेस्ट का टैक्सेशन कितने से होगा? मामूली 5% की रेट से क्या होगा? टैक्सेशन होगा। अगर ये आपने डेट 30 जून 2023 तक दे दिया था तो मामूली 5% की रेट से क्या होगा? टैक्सेशन होगा। और 194 LB में इनका टीडीएस होता है। ओके, तो आइए देखिए, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है ना? ओके, नॉन रेसिडेंट 115A 5% की रेट से टैक्सेशन होगा प्लस सरचार्ज सेस, टीडीएस 194 किसके अंदर होगा? LB में होगा। ओके, और इफ नॉन रेसिडेंट रिसाइडिंग इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया, taxability under section 115A at the rate of 5%, but TDS shall be deducted at the rate of 30% plus surcharge if applicable plus cess under section 194 under section 94A। बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए, अगर ये नॉन रेसिडेंट है, अगर ये नॉन रेसिडेंट रिसाइडिंग है या इसका एस्टेब्लिशमेंट है नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया, ऐसे जुरिस्डिक्शनल एरिया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है, क्यों? क्योंकि उनसे लैक ऑफ क्या है? एक्सचेंज ऑफ क्या है? इंफॉर्मेशन है। लैक ऑफ क्या है? इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई कर दिया। ओके, अब अगर हमको उनका टीडीएस करना है तो टैक्सेबिलिटी तो नॉर्मल प्रोविजन से हो जाएगी, रिटर्न फाइल कर देना, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, रिफंड भी बनता है तो ले भी जाना। लेकिन टीडीएस कितने से होगा? एट द रेट ऑफ 30% से होगा। अगर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी जोड़ देना, नहीं तो सेस तो हमेशा जोड़ना ही पड़ता है। दैट इज 31 पॉइंट क्या होता है? 2 होता है। तो टीडीएस तो क्या हो जाएगा? 31.2% से हो जाएगा। लेकिन उस नॉन रेसिडेंट को इंडिया में रिटर्न फाइल करना होगा, रिटर्न फाइल करके बोलना होगा कि मेरे को ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 115A में 5% की रेट से टैक्सेशन होता है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ओके, और ये हमारा 4th नंबर का भी क्या हो गया है? एडजस्टमेंट यहां पर हो गया है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। ओके, चलिए एडजस्टमेंट नंबर क्या कर रहे हैं? 19 हम कर रहे हैं। तो रॉयल्टी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूज ऑफ क्या है? पेटेंट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। बहुत ही सिंपल सा एडजस्टमेंट है। देखिए, फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, रॉयल्टी है, और कौन सा है? इंटरेस्ट है, ठीक है ना? और कौन सा है? इंटरेस्ट है। अगर ये कौन पे कर रहा है? नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट क्या कर रही है? पे कर रही है। तो एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 क्लॉज 6 क्लॉज 7 अगर पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, तो हमें कुछ नहीं देखना कि उसका यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है। वो इनकम आपके लिए रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और इंटरेस्ट की इनकम ऑलवेज डीम टू एक्यूराइज इन क्या मानी जाएगी? इंडिया मानी जाएगी। ये कुछ नहीं देखना है कि उसका यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया है या फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, कुछ नहीं देखना। अगर पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये हमने क्या कर लिया? एडजस्टमेंट नंबर 19 कर लिया। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 20 है, तो ये हमने नोट्स में कवर करा हुआ है, जहां पर मैंने आपको बताया हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को फंक्शन करने के लिए चाहिए होता है। ओके, जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होता है, या हमारे क्या होता है? सेल फोन के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो हार्डवेयर को फंक्शन करने के लिए साथ में जो क्या है? सॉफ्टवेयर है, उसके लिए हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट रॉयल्टी नहीं कहलाएगा। ऑलरेडी हमने नोट्स में डिस्कस कर लिया था और आपको 2 जगह रेडीमेड डायग्राम बना के बता भी दिया था। ओके, चलिए, तो ये कोई रॉयल्टी का पेमेंट नहीं होगा। हाँ, इंडिपेंडेंटली अगर आप सॉफ्टवेयर लेते हो, उसका लाइसेंस लेते हो यूज करने का, तो फिर वो क्या है? रॉयल्टी है। लेकिन कंप्यूटर के साथ में जब क्या आता है? सॉफ्टवेयर आता है, तो वो रॉयल्टी का पेमेंट नहीं कहलाता है। इसलिए अपन को कंप्यूटर पे 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। ब्रांच ऑफ क्या है? फॉरेन बैंक। इसको अपन ने नोट्स में डायग्राम से बहुत बढ़िया करा था, जहां पर मैंने एग्जांपल बनाया था बैंक ऑफ अमेरिका की इंडिया में ब्रांच है, ठीक है ना? वो अपने हेड ऑफिस को क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है। तो हेड ऑफिस को जो इंटरेस्ट दे रही है
उसी की ब्रांच, इंडिया की ब्रांच जो पीई है, अपने हेड ऑफिस को क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो वो इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। और जब ब्रांच उस इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है हेड ऑफिस को, तो उस पे उसको क्या करना है, टीडीएस करना है। टीडीएस नहीं करेंगे तो एक्सपेंडिचर 100% डिसअलाउ हो जाता है पीजीबीपी में। तो ये अपन ने डायग्राम बेसिस पे करा हुआ था, इसलिए मैंने लिख दिया था रेफर, अपने कौन सा है, पीडीएफ नोट्स है उसमें देख लो, डायग्राम से दोनों बनाए हुए हैं, बहुत इजी, अपन ने डिस्कस भी करा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 21 पर आते हैं। ओके, और इसके बाद फिर वापस से पानी पी लूंगा। पेमेंट बाय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन इंडिया टू मलेशियन कंपनी फॉर डाउन लिंकिंग टेलीविजन चैनल इनटू इंडिया एंड इंटरनेशनल फुटप्रिंट थ्रू ए चैनल, रॉयल्टी 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज क्या है 6। आपको मैंने बताया था, वापस से बता रहा हूं, अगर हम सैटेलाइट को यूज करने के लिए क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। सैटेलाइट का काम क्या करना होता है, पहले तो क्या करना होता है, अपलिंकिंग करना होता है, और उसके बाद में फिर क्या करना होता है, डाउनलिंकिंग करना होता है। क्योंकि सैटेलाइट से ही क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, और क्या होती है, टेलीकास्टिंग होती है। तो ये जितने भी रेडियो स्टेशन हैं और टेलीविजन चैनल्स हैं, ये क्या सर्वर, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनियों के सर्वर को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं उनके यूज के लिए। और सर्वर क्या करता है, अपलिंकिंग करता है, फिर इंडिया में उसकी क्या करता है, डाउनलिंकिंग करता है। तो इसके लिए जो पेमेंट किया है, ये पेमेंट एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और क्लॉज 6 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ये क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा। ठीक है, और अगर इसका यूटिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, इंडिया में, भले ही सर्वर कहां हो, बाहर हो, पेमेंट भी कहां कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, पेमेंट भी किसको कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, डजंट मैटर। देखना क्या होता है, हमको देखना होता है कि यूटिलाइजेशन इंडिया में हो रहा है क्या। हाँ, अगर यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो वो रॉयल्टी है, और वो डीम टू एक्रू और अराइज इन क्या मानी जाएगी, इंडिया मानी जाएगी। तो सर्वर क्या करता है, अपलिंकिंग करता है, डाउनलिंकिंग करता है। ओके, तो ये एडजस्टमेंट भी हमने कवर कर लिया। तो पानी पी लेता हूं, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या करते हैं, कवर करते हैं हम। ओके, यस यस, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 22, पेमेंट टू मैनेजमेंट कंसल्टेंट practicing in Colombo, specializing in project financing consultancy is related to a project in India। तो आपको मालूम है टेक्निकल सर्विस का मतलब, सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन ने क्या बताया, मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी, ये 3 वर्ड होते हैं। मैनेजरियल सर्विस को भी हम टेक्निकल सर्विस मानते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस को भी हम क्या मानते हैं, टेक्निकल सर्विस मानते हैं। अब हमने किसी प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंट से, जो कोलंबो का है, नॉन रेसिडेंट है, उनसे हमने स्पेशलाइज सर्विस ली है। और टेक्निकल सर्विस हमेशा क्या होती है, स्पेशलाइज होती है, जो ह्यूमन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, और उन्हीं को दी जाती है जिनको उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती, इन जनरल नहीं होती, ना इन जनरल कोई दी जाती है, ना इन जनरल ली जाती है। तो वो स्पेशलाइज्ड है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, उन्होंने कोई कंसल्टेंट सर्विस दी है नॉन रेसिडेंट ने, और उस टेक्निकल सर्विस का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट इन इंडिया हुआ है। अगर टेक्निकल सर्विस का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया हो, या फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया हो, तो वो टेक्निकल सर्विस इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और किसके, क्लॉज 7 के प्रोविजन से। तो ये एडजस्टमेंट भी हमने यहां पर कवर कर लिया। आते हैं 23 नंबर के एडजस्टमेंट पे, ट्रांसफर ऑफ 10% शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, ठीक है, शेयर्स डिराइव सब्सटेंशियली वैल्यू फ्रॉम असेट्स इन इंडिया by non-resident deemed to accrue or arise in India only in respect of capital gain। देखिए बहुत बढ़िया बात है, आपको ध्यान ही होगा, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, ओके, और जिसने इंडिया में असेट, जिसके इंडिया में असेट्स हैं 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा के असेट्स हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट 10 करोड़ से ज्यादा है, और प्लस उस फॉरेन कंपनी की जो टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट है, उसका एटलीस्ट 50% या 50% से ज्यादा के असेट इंडिया में है। तो 2 कंडीशन देखनी होती है, एक तो इंडिया में असेट 10 करोड़ से भी ज्यादा हो, और सेकंड कंडीशन है कि उस फॉरेन कंपनी की जो टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ क्या है, असेट है, उसका एटलीस्ट 50% या 50% से ज्यादा के फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट कहां है, इंडिया में है। तो ऐसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स के माना जाता है कि वो अपनी वैल्यू इंडिया के असेट से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, और उन शेयर्स के ट्रांसफर से जो कैपिटल गेन होता है, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन इंडिया में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होता है, लेकिन खास बात है सिर्फ प्रोपोर्शनेट ही होता है,
सिर्फ प्रोपोर्शनेट होता है, एंटायर कैपिटल गेन नहीं होता, प्रोपोर्शनेट होता है। कौन सा प्रोपोर्शन? वही प्रोपोर्शन जो इंडिया के असेट की फेयर मार्केट वैल्यू का उस फॉरेन कंपनी की टोटल असेट की फेयर मार्केट वैल्यू से है। तो जितना प्रोपोर्शन है उतना ही प्रोपोर्शन कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होता है। प्लस तभी टैक्सेबल होता है जब उस शेयर होल्डर के पास में जिसके शेयर फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफर हुए हैं उसके पास में कम से कम 5% से ज्यादा के क्या हो शेयर्स हो, 5% से ज्यादा के शेयर्स हो, तभी उस शेयर होल्डर का कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो टैक्सेबल होगा। और ये प्रोविजन सिर्फ कैपिटल गेन के रेस्पेक्ट में होता है, डिविडेंड इनकम के रेस्पेक्ट में नहीं होता है। तो डिविडेंड इनकम को एक्रूराइज इंडिया नहीं माना जाता। तो यही लिखा है, देखिए, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन। ओके, कितने परसेंट शेयर्स थे? 10% थे। 10% का मतलब 5% से क्या हो गए? ज्यादा हो गए। ओके, तो वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन इंडिया में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 24, रिटर्न फाइलिंग नॉट रिक्वायर्ड इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। रिटर्न फाइलिंग नॉट रिक्वायर्ड इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट ए रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115A, दैट इज नॉट एट ए लोअर रेट स्पेसिफाइड अंडर नॉट एट ए रेट लोअर स्पेसिफाइड अंडर क्या? सेक्शन 115A। तो रिटर्न फाइलिंग क्या नहीं है? रिक्वायर्ड नहीं है 115A में। अगर आपका टीडीएस हुआ है, और टीडीएस कौन सी रेट से हुआ है? उस रेट से हुआ है जो रेट नॉट ए रेट लोअर देन द रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115A। हाँ, अगर आपका उससे कम रेट से टीडीएस हुआ है, जैसे मान लीजिए डीटीडबलए में जो रेट दी हुई है उस रेट से क्या हुआ है? टीडीएस हुआ है, तो फिर रिटर्न फाइल करना क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। तो इफ टैक्स डिडक्टेड एट ए रेट ऑफ डीटीडबलए, मतलब डीटीडबलए में कम रेट है तो उस रेट से अगर टीडीएस हुआ है तो रिटर्न फाइलिंग करना क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। एल्स रिटर्न फाइलिंग करना क्या नहीं होगा? रिक्वायर्ड नहीं होगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे अब हम क्या करते हैं? चलते हैं। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इस पेज पे एडजस्टमेंट नंबर 18, कुछ खास बात नहीं है। आइए देखिए, firm of solicitors in Mumbai engaged a barrister in UK for arguing a case before Supreme Court in India. Business connection includes professional connection. सेक्शन 9 में जो बिजनेस कनेक्शन की बात की गई है, मैंने बताया भी है, बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स क्या है? प्रोफेशनल कनेक्शन है। तो यहां पर सॉलिसिटर्स की क्या है? फर्म है, उन मुंबई में फर्म है, उन्होंने यूके के बैरिस्टर को, यूके में बैरिस्टर बोला जाता है, अपने यहां सॉलिसिटर बोलते हैं, तो वहां के बैरिस्टर को क्या करा? एंगेज करा। और वहां के बैरिस्टर ने, मतलब नॉन रेसिडेंट बैरिस्टर ने अपनी सर्विस दी है बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्या है? इंडिया। इंडिया में उसने अपनी क्या दी है? सर्विस दी है। ओके, तो उसका इंडिया में क्या बन गया है? प्रोफेशनल कनेक्शन बन गया है। और बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स प्रोफेशनल कनेक्शन। और अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन, प्रोफेशनल कनेक्शन है, तो वो इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन क्या होगी? इंडिया होगी। तो उसने सुप्रीम कोर्ट के बिफोर अपनी आर्ग्यूइंग की जो क्या दी है? सर्विस दी है, वो इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। ओके, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर्स। 100 सेक्शन 12, टैक्स एट द रेट ऑफ 10% विदाउट फर्स्ट प्रोवाइजो एंड विदाउट सेकंड प्रोवाइजो। तो देखिए, अगर नॉन रेसिडेंट है और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, शेयर से, डिबेंचर से, कुछ भी है, तो 112 के प्रोवाइजो में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कि उनका टैक्सेशन 10% से होगा। कंसेशनल रेट दे दी है, तो अब इस पे ना तो आपको फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 48 के, ओके, और ना ही आपको इंडेक्सेशन का, मतलब सेकंड प्रोवाइजो का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ना तो फर्स्ट प्रोवाइजो का, ना सेकंड प्रोवाइजो का। आपका जो टैक्सेशन होगा एट द रेट ऑफ कितने से होगा? 10% से होगा। सेक्शन 112 का क्या है? प्रोवाइजो है। ओके, और ध्यान रखिएगा एक बात को, अगर ये फॉरेन कंपनी है तो आपको ध्यान होना चाहिए, फॉरेन कंपनियों पे, फॉरेन कंपनियों का अगर टैक्सेशन 15% से कम हो रहा है, इंटरेस्ट का, ठीक है ना, डिविडेंड का, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, कैपिटल गेन, इनका अगर टैक्सेशन 15% मैट की रेट है, अगर उससे कम पे हो रहा है, तो फिर वो इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होती है? मैट नहीं होती है। वो इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होती है? मैट नहीं होती, अगर उसका टैक्सेशन 15% से कम हो रहा है। तो यहां पर अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं,
अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स है तो उनका टैक्सेशन कितने हो रहा है 10%, और 10% क्या रेट है, मतलब मैट की रेट से कम है, तो फिर उस वो सब्जेक्ट टू क्या नहीं होगी, मैट नहीं होगी। तो ये लिखिए नॉट सब्जेक्ट टू क्या हो चुका है, मैट हो चुका है। ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्या है, लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी सब्सक्राइब्ड इन क्या है, फॉरेन करेंसी। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लिस्टेड क्या है, डिबेंचर्स है ऑफ इंडियन कंपनी के, सब्सक्राइब इन फॉरेन करेंसी। सेक्शन 112 बीइंग लोअर ऑफ 20% और 10%, दैट इज 10% से टैक्सेशन होगा विथ फर्स्ट प्रोवाइजो एंड विदाउट क्या है, सेकंड प्रोवाइजो। 112A शैल नॉट अप्लाइड ऑन डिबेंचर नॉट सब्जेक्ट टू मैट। अब देखिए, अगर ये लिस्टेड डिबेंचर्स होते, अगर ये क्या होते, लिस्टेड डिबेंचर्स होते, तो आइए मैं आपको बताता हूं, आप एक बार याद कर लीजिए। ओके, तो लिस्टेड डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन वैसे तो कितने परसेंट से होता है, 20% से होता है। ओके, 20% से होता है। आपने फॉरेन करेंसी में एक्वायर करे हैं और ये कौन है, डिबेंचर्स हैं, नॉन रेसिडेंट हो, तो आपको फर्स्ट प्रोवाइजो का क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। मतलब कंप्यूटेशन आपकी उसी फॉरेन करेंसी में करेंगे जिस फॉरेन करेंसी में आपने डिबेंचर्स को एक्वायर करा था। और जब फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलता है तो इंडेक्सेशन का मतलब होता है सेकंड प्रोवाइजो का क्या नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, और 20% से टैक्सेशन होगा। सेक्शन 112 ने, सेक्शन 100 क्या है 12 ने लिस्टेड सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में ऑप्शन दिया कि आप इंस्टेड ऑफ 20% 10% की रेट से भी क्या दे सकते हो, टैक्स दे सकते हो। ये ऑप्शन है, ये उन्होंने आपको क्या दिया है, ऑप्शन दिया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को ऑप्शन दिया। आप 10% से भी क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, लेकिन 10% से जब पे करना चाहोगे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। विदाउट इंडेक्सेशन आप 10% से पे कर सकते हो। ओके, इंडेक्सेशन के लिए इन्होंने क्या करा है, मना करा है, फर्स्ट प्रोवाइजो के लिए मना नहीं करा। इसका मतलब फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मेरे को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब मैंने जब प्रोविजन को कंपेयर करा तो मालूम पड़ा दोनों ही केस में मेरे को फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट तो क्या हो रहा है, मिल ही रहा है। दोनों ही केस में चाहे 20% से दूं चाहे 10% से दूं, दोनों ही केस में मेरे को फर्स्ट प्रोविजो का बेनिफिट मिल रहा है। और दोनों ही केस में मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहां इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि फर्स्ट प्रोविजो लग गया, और यहां इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जब रेट 10% कर दी तो वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देते हैं। तो दोनों को कंपेयर करा तो मेरे को मालूम पड़ा मैं नॉन रेसिडेंट हूं, ओके, और मेरे पे दोनों पे प्रोविजन क्या है, सेम ही है। तो मैं क्यों 20% की रेट से क्या करूं, पे करूं, मैं तो 10% की रेट से क्या करता हूं, पे करता हूं। तो अगर लिस्टेड डिबेंचर्स हैं तो भी आपको कितने से पे करना है, 10% की रेट से पे करना है। बस खास बात है फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, बस इंडेक्सेशन सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। टैक्सेशन 10% से हो रहा है, 10% का मतलब है मैट की जो 15% की रेट है उससे कम हो रहा है। और कभी भी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी का अगर कैपिटल गेन की इनकम का टैक्सेशन 15% की रेट से कम हो रहा है तो फिर वो इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होती है, मैट नहीं होती है। तो इस वाले केस में आप देखिए लिस्टेड डिबेंचर्स हैं, या फिर तो 20 दे दो या 10 दे दो, तो हमने कहा 10 ही ले लो हमसे, और 10 ले लो तो वहां इंडेक्सेशन के लिए मना करते हैं लेकिन फर्स्ट प्रोवाइजो के लिए मना नहीं करते। फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्सेशन 10% है, मतलब ये इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी। और अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स होते तो भी टैक्सेशन 10% होता, बस वहां पर ये ना तो सेकंड प्रोवाइजो मिलता है और ना ही क्या मिलता है, फर्स्ट प्रोवाइजो मिलता है। और दोनों ही जगह जब टैक्सेशन 10% है तो वो इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होगी, मैट नहीं होगी। बहुत शानदार एडजस्टमेंट था, रेडीमेड आपको क्या पड़ गया, मालूम पड़ गया। तो एग्जाम में रॉन्ग होने की कोई गुंजाइश नहीं। आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8 पे। डिविडेंड फ्रॉम क्या है, शेयर्स परचेज्ड इन इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी 115A, टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 20% सब्जेक्ट टू मैट। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। आपको ध्यान होना चाहिए अगर शेयर से डिविडेंड मिले या बिजनेस ट्रस्ट से अपन को क्या मिले, डिविडेंड मिले। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट से मिलने वाला डिविडेंड तभी टैक्सेबल होता है जब एसपीवी ने 115BAA स्पेशल टैक्स रिजीम 22% वाली ऑप्ट करी हुई है, तो फिर बिजनेस ट्रस्ट से मिलने वाला डिविडेंड टैक्सेबल होता है। तो चाहे बिजनेस ट्रस्ट से मिले या शेयर से मिले, दोनों ही केस में डजंट मैटर कि आपने वो आईएनआर में इन्वेस्टमेंट करा था या फॉरेन करेंसी में एक्वायर करा था, डजंट मैटर है। डिविडेंड इनकम आपकी कंसेशनल रेट 20% से रेट से टैक्स हो जाएगी 115A के अंदर। और जब आपका टैक्सेशन
15% से ज्यादा पे हो रहा है, 15% से कम पे नहीं हो रहा है, तो फिर वो इनकम सब्जेक्ट टू मैट भी होगी अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो। अगर ये इनकम सब 15% से कम रेट से टैक्स होती, ठीक है ना, कम रेट से टैक्स होती, तो फिर इस डिविडेंड इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होती, मैट नहीं होती। लेकिन चूंकि यहां पर 20% की रेट से क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, डिविडेंड डजंट मैटर कि आईएनआर में एक्वायर करा या आपने फॉरेन करेंसी में क्या करा, एक्वायर करे शेयर्स, डजंट मैटर। हां, अगर ये यूनिट्स होती यूटीआई की, म्यूचुअल फंड की, तो वहां पर जरूरी है फॉरेन करेंसी में अगर एक्वायर करते हो तो ही 20% की रेट का टैक्सेशन होता है। लेकिन शेयर्स के केस में आईएनआर करो या फॉरेन करेंसी करो, डजंट मैटर है। आप नॉन रेसिडेंट हो, आपका टैक्सेशन 115A में 20% की रेट से होगा और वो इनकम सब्जेक्ट टू क्या होगी, मैट भी होगी। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट आपको यहां पर क्या कर दिया, सीखने को मिल गया। एडजस्टमेंट नंबर 9 पर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1,32,000 फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी कंप्यूटेड विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। इफ कंप्यूटेड विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी 2,32,000, taxable 2,32,000 at the rate of 10% under section 112 प्रोवाइजो। बहुत बढ़िया है। देखिए अभी मैंने बताया था नॉन रेसिडेंट है, ओके, और अगर उसको अनलिस्टेड सिक्योरिटी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एप्लीकेबल होता है। तो 112 के प्रोवाइजो ने क्या कहा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कुछ भी हो, अनलिस्टेड होनी चाहिए, उसके ट्रांसफर से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसका टैक्सेशन 112 कंप्यूटेशन नहीं सिखाता, 112 रेट बताता है, तो उसका टैक्सेशन हम 10% से करेंगे। और जब 10% से टैक्सेशन करेंगे तो कौन से अमाउंट पे करेंगे, हम उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट से करेंगे जो कंप्यूटेशन विदाउट फर्स्ट प्रोवाइजो से करी है और विदाउट सेकंड प्रोवाइजो, मतलब विदाउट इंडेक्सेशन है। इस क्वेश्चन में देखिए आपने जब गेन निकाला तो 1,32,000 निकाला अनलिस्टेड शेयर्स पे, गलत नहीं है ये, ठीक है, ठीक है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लॉन्ग टर्म होते हैं तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, ओके। और जब आपने इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन निकाला तो 2,32,000 निकाला, ओके। 1,32,000 कैपिटल गेन निकाला, वो गलत नहीं है, वो कंप्यूटेशन है। लेकिन जब टैक्स पे करने का आएगा तो सेक्शन 112 ही लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और उसका प्रोवाइजो क्या बोलता है, नॉन रेसिडेंट हो, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, टैक्सेशन 10% से होगा। और कौन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट पे होगा, उस कैपिटल गेन के अमाउंट पे होगा जो कंप्यूटेशन विदाउट फर्स्ट प्रोवाइजो करी है और विदाउट क्या करी है, सेकंड प्रोवाइजो। तो यहां पर जो टैक्स लगेगा वो 2,32,000 के क्या लगेगा, 10% पे लगेगा, 1,32,000 के 10% पे नहीं लगेगा, ओके। तो बढ़िया एडजस्टमेंट आपको यहां पर रेडीमेड सीखने को मिल रहा है, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही और रेडीमेड मालूम पड़ रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 10, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी लोन इन फॉरेन करेंसी 115A टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%, नॉट सब्जेक्ट टू मैट, टीडीएस अंडर सेक्शन 194LC। देखिए अगर आपको इंडियन कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब आपने इंडियन कंपनी को लोन दिया या बिजनेस ट्रस्ट को लोन दिया, फॉरेन करेंसी में दिया और अप टू 30 जून 2023 तक दिया, ओके। 30 जून 2023 तक आपने बिजनेस ट्रस्ट को दिया या इंडियन कंपनी को लोन दिया, 30 जून 2023 तक दिया, तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट का टैक्सेशन 5% से होता है, 5% से होता है। टीडीएस 194 किस में होता है, एलसी में होता है। अगर लोन किस में दिया, फॉरेन करेंसी में, इंडियन कंपनी को दिया और किसी इंडियन कंसर्न फर्म हम नहीं, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को फॉरेन करेंसी में, और 30 जून 2023 तक ही दिया, तो टैक्सेशन कितने से होता है, 5% से होता है। और टीडीएस भी 194 एलसी में 5% से होता है। और जब टैक्सेशन 5% है, इसका मतलब 15% से कम हुआ। और फॉरेन कंपनी का अगर कोई इंटरेस्ट का टैक्सेशन मैट की रेट से कम पे हो रहा है तो फिर वो इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होती, मैट नहीं होती। तो देखिए टैक्सेशन 5% से ही होगा और ये इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी क्योंकि इसका टैक्सेशन 15% से कम रेट से हो रहा है। टीडीएस 194 एलसी में होता है। क्यों? क्योंकि लोन फॉरेन करेंसी में था और किसको दिया गया था, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को दिया गया था। और इस पेज का लास्ट एडजस्टमेंट, इस पेज का अभी तो और है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस फ्रॉम क्या है, इंडियन कंसर्न, ओके। एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉरेन कंपनी हैविंग ब्रांच ऑफिस इन इंडिया 44DA शैल अप्लाई नॉर्मल टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 40% सब्जेक्ट टू मैट 115A शैल नॉट अप्लाई। बहुत बढ़िया बात है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम है किसी फॉरेन कंपनी को, ओके, किसी इंडियन कंसर्न से फॉरेन कंपनी को फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिल रही है।
उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई है और वो टेक्निकल सर्विस उस पीई से इफेक्टिवली कनेक्टेड है। तो पहली बात तो 115 ए तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है ना, भले एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो या नहीं हो, अगर पीई है तो 115 ए तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ओके, क्या एप्लीकेबल होगा? 44 डी ए एप्लीकेबल होगा अगर पीई होता है और उससे इफेक्टिवली कनेक्टेड होता है, तो 44 डी ए एप्लीकेबल होता है। और 44 डी ए क्या कहता है? नॉर्मल टैक्स रेट होगी। तो फॉरेन कंपनियों पे टैक्स रेट 40% है ना, तो उस रेट से क्या होगा? आपका टैक्सेशन होगा, खर्चे वर्चे जो भी उस पीई के हैं और एक्चुअल रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस और अदर ब्रांच है, उन खर्चों की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी और नॉर्मल क्या होगा? टैक्सेशन होगा। तो ये एडजस्टमेंट हमारा नंबर कौन सा हुआ? 11 हमारा यहां पर हुआ। ओके, तो अब जो एडजस्टमेंट ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 16 पर अब हम आते हैं। ओके, आइए देखते हैं उस एडजस्टमेंट को। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 16 पर आते हैं। नो हाउ टेक्निकल सर्विस फॉर सेटिंग अप ए प्लांट इन उड़ीसा, rendered offshore service, rendered onshore services 115A at the rate of 20% plus surcharge plus cess or DTAA rate whichever is lower, section 90 subsection 2। बहुत ही सिंपल है भाई, रॉयल्टी है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। आपने ऑफशोर दी मतलब आपने या ऑनशोर सर्विस रेंडर करी, कहां रेंडर्ड करी है? ऑफशोर करी है, ऑनशोर करी है। ऑफशोर आपने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करा, ऑन साइट करा, ऑफ साइट करा, डजंट मैटर है। देखना क्या है? उसका यूटिलाइजेशन, उस सर्विस का यूटिलाइजेशन अगर इंडिया में हो रहा है तो फिर वो इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इंडिया होती है। और इस क्वेश्चन में उस टेक्निकल सर्विस का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है? उड़ीसा में प्लांट को सेटअप करने के लिए, मतलब यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। अब भले ही वो सर्विस आपने ऑफ शोर रेंडर करी या ऑन शोर क्या करी, आपने आके रेंडर करी, डजंट मैटर, वो टेक्निकल सर्विस की इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया होगी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 से। 100 अगर आपका इंडिया में पीई नहीं है तो 115 ए लगेगा। 115 ए में 20% की रेट है प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज है और सेस तो लगता ही लगता है। और अगर डीटीडब्ल्यू हो रखा है तो डीटीडब्ल्यू की रेट से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और दोनों में से जो लोअर रेट होगी उस रेट से टैक्सेशन होगा। क्यों? क्योंकि डीटीडब्ल्यू का 90 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? इनकम टैक्स का प्रोविजन और डीटीडब्ल्यू का प्रोविजन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी शेल क्या होगा? अप्लाई होगा। तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था? 16 था। एडजस्टमेंट नंबर कस पे आते हैं? 15 पर आते हैं। रिसीविंग रॉयल्टी फॉर यूज ऑफ राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और लीज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट 115A और 44DA applies agreement with Indian concern approved with central government or industrial policy for applicability of 115A। अगर रॉयल्टी इनकम में फी फॉर टेक्निकल सर्विस की क्या है? इनकम है। ओके, फी फॉर टेक रॉयल्टी जैसे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कॉमर्शियल इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करने के लिए दिया, या फिर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म होती है तो उसका कंसीडरेशन भी क्या होता है? रॉयल्टी होता है। या कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, यूज, फॉर्मूला, ठीक है, कोई प्रोसेस आपको यूज करने के लिए दिया, परमिट करा, तो वो रॉयल्टी होती है। ओके, रॉयल्टी इनकम, नॉन रेसिडेंट की रॉयल्टी इनकम का टैक्सेशन ईदर 115A होगा या 44DA होगा। 115A तब एप्लीकेबल होगा जब उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पीई नहीं है, और है तो उस पीई से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, तो 115A एप्लीकेबल होगा। प्लस कंडीशन क्या है? ठीक है, एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए और या फिर वो मैटर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कवर होना चाहिए, तो 115A एप्लीकेबल होता है। या फिर अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पीई है और वो उस पीई से इफेक्टिवली कनेक्टेड है तो फिर 44DA क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। तो ये बात ही, बस यही एडजस्टमेंट था और कुछ नहीं था। अब आइए और दूसरा देखिए। आउटराइट ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट if capital gain taxable in India, long term capital gain 20%, section 112, short term capital gain normal taxation। ओके, अगर वो जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, नो हाउ है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है, सीक्रेट फॉर्मूला है, प्रोसेस करने का तरीका है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, कॉमर्शियल इक्विपमेंट है, साइंटिफिक इक्विपमेंट है, इसको अगर हम परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हैं, अगर हम परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर उससे इनकम जो होती है वो रॉयल्टी नहीं होती, फिर वो कैपिटल गेन होता है। फिर वो क्या होता है? कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन कितने से होगा? 20% से होता है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन 20% से होता है, 112A नहीं लगेगा, वो इक्विटी शेयर्स पे लगता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे लगता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन कितने से होता है? 20% से होता है सेक्शन 112 में। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन नॉर्मल होता है, 111A नहीं लगता, 111A इक्विटी शेयर्स पे लगता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे लगता है, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पे लगता है, एसटीटी जब पे होता है तो 111A तो लगेगा नहीं। तो अगर शॉर्ट टर्म में तो नॉर्मल टैक्सेशन होगा और लॉन्ग टर्म में तो 20% से होगा। लेकिन यह भी तभी होगा जब नॉन रेसिडेंट की कैपिटल गेन की इनकम इंडिया में क्या हो रही हो? टैक्सेबल हो रही हो। अगर टैक्सेबल हो रही है तो फिर क्या होगा? 20% होगा या नॉर्मल टैक्सेशन होगा। अगर उसकी कैपिटल गेन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं हो रही है तो फिर ना तो 20 होगा ना नॉर्मल होगा। बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कॉमर्शियल इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट को अगर आप परमानेंटली ट्रांसफर करते हो तो उससे मिलने वाला कंसीडरेशन रॉयल्टी नहीं होता है, उससे मिलने वाला कंसीडरेशन क्या होता है? कैपिटल गेन होता है। ओके, तो ये एडजस्टमेंट भी हमने यहां पर क्या कर लिया? कवर कर लिया। आइए एडजस्टमेंट नंबर क्या करें? 14 करते हैं। रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या है? ओर्स, कंसीडरेशन ऑफ $6 लाख एज फॉलोस। ठीक है, 6 लाख का ब्रेकअप दिया है। ड्राइंग डिजाइन प्रिपेयर्ड इन यूएस $1 लाख, engineering service rendered in India $2 lakh, salary and allowances paid to staff deputed for work in India $3 lakh, utilized in business carried in India as per section 9 subsection 1 clause 7 deemed to accrue in India, no employer employee relationship do not fall under the क्या, does not fall under the क्या है? head salary। 115 applicable if no P in India or not effectively connected with such P। 20% टैक्सेशन प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस सेस और DTAA विच एवर इस क्या होगा? लोअर होगा। देखिए बढ़िया है, बढ़िया एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 14 ने क्या कहा? हमने कोई टेक्निकल सर्विस ली, उसका यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ क्या है? एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या है? ओर्स, मतलब इंडिया में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। बस यही देखना होता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 ने ये कहा अगर टेक्निकल सर्विस का यूटिलाइजेशन इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हो रहा है या फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया हो रहा है तो वो टेक्निकल सर्विस डीम टू एक्यूराइज इंडिया होती है। अब हमने उनको $6 लाख का कंसिडरेशन का पेमेंट करा। अब 6 लाख का ब्रेकअप क्या है? 1 लाख तो है ड्राइंग के और डिजाइन के। अगर ड्राइंग डिजाइन का आप पेमेंट कर रहे हो तो वो टेक्निकल सर्विस का ही पेमेंट कहलाता है। $2 लाख का पेमेंट करा इंजीनियरिंग सर्विस रेंडर्ड जो करी है, इंजीनियरिंग सर्विस जो उसने रेंडर्ड करी है, ओके, वो भी कौन सी सर्विस होगी? टेक्निकल सर्विस। क्यों? क्योंकि टेक्निकल सर्विस का मतलब होता है मैनेजरियल सर्विस, टेक्निकल सर्विस और कंसल्टेंसी सर्विस। तो इंजीनियरिंग सर्विस भी किस में आ जाएगा? टेक्निकल सर्विस में आ जाएगा। तो ये $2 लाख भी टेक्निकल सर्विस इंडिया में टैक्सेबल होंगे। अब बात है बाकी के $3 लाख उसने जो दिए वो किस नाम से दिए? उनके जो स्टाफ जो इन्होंने इंडिया में डेप्यूट करे थे उनको क्या दी? सैलरी दी। और उनको क्या दी? अलाउंसेस दिए। $3 लाख दिए। अब ये बोल रहा है, वो नॉन रेसिडेंट बोल रहा है ये जो $3 लाख है जो सैलरी दी है ये कोई टेक्निकल सर्विस नहीं है, उसने हमारे स्टाफ को जो अलाउंसेस दिए ये टेक्निकल सर्विस नहीं है, मैं इस $3 लाख पे इंडिया में टैक्स नहीं भरूंगा, मैं रिमेनिंग $3 लाख पे भरूंगा। तो अब यहां पर एडजस्टमेंट ने क्या समझाया? समझ, उन्होंने तेरे स्टाफ को जो क्या दिए? सैलरी अलाउंसेस दिए, तो उनके और तेरे स्टाफ के बीच में तो कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयशिप का क्या रिलेशनशिप ही नहीं है तो वो पेमेंट किया हुआ पेमेंट सैलरी माना ही नहीं जाएगा, वो तो टेक्निकल सर्विस का ही क्या माना जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। ओके, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो तू नॉन रेसिडेंट और तूने जो स्टाफ को डेप्यूट करा इंडिया उनके बीच में है। पेई जो इंडिया में पेई है उनके बीच में तो ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं। तो ये $3 लाख दिए हैं ये सैलरी और अलाउंसेस नहीं कहलाएंगे, ये भी टेक्निकल सर्विस का ही क्या कहलाएगा? पेमेंट कहलाएगा। और अगर उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पीई नहीं है और पीई है तो उससे इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है तो 115A लगेगा। 20% की रेट से क्या होगा? टैक्सेशन होगा। और DTAA विच एवर इस क्या होगा? लोअर होगा, उस रेट से क्या होगा? टैक्सेशन होगा। मतलब वो सैलरी और अलाउंस भी टेक्निकल सर्विस ही कहलाएगी क्योंकि पेई और उनके स्टाफ के बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ही नहीं। ओके, तो ये एडजस्टमेंट भी हमने यहां पर क्या कर लिया है? कवर कर लिया। ओके, एक बढ़िया एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 13, TDS ऑफ फॉरेन कंपनी बीइंग रेसिडेंट। ओके, एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 194C रेसिडेंट पे इन जनरल, सेक्शन 195
फॉरेन कंपनी पे स्पेसिफिक, टीडीएस अंडर सेक्शन 195। ओके, बहुत बढ़िया प्रोविजन है। देखिए, फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में आ रहा है, अगर उसका की मैनेजमेंट इंडिया में है, अगर कॉमर्शियल डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इन सब्सटेंस इंडिया से की जाती है, तो फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? इंडिया में होता है। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट आ रहा है, उसको अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करा, तो अब क्वेश्चन बनता है कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194C में होता है अगर पेई कौन है? रेसिडेंट है। यहां पर फॉरेन कंपनी पेई कौन है? रेसिडेंट है। ओके, तो टीडीएस क्या 194C में होगा। सेक्शन 195 क्या बोलता है? अगर पेई कौन है? फॉरेन कंपनी है, डजेंट मैटर कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट है, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो टीडीएस किस में होगा? 195 में होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि टीडीएस कौन से सेक्शन में होगा? क्या 194C में होगा? क्योंकि 194C कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट पे लगता है और पेई रेसिडेंट होना चाहिए जो कि है, या 195 में होगा जहां पे नॉन फॉरेन कंपनी होना चाहिए जो कि है। तो अब कौन सा लगेगा? तो टीडीएस 195 में होगा, क्योंकि 195 स्पेसिफिक प्रोविजन है जो फॉरेन कंपनियों पे लग रहा है, और 194C कौन सा है? जनरल प्रोविजन है जो सभी रेसिडेंट पे लगता है, और स्पेसिफिक प्रोविजन हमेशा जनरल से क्या रहता है? ऊपर रहता है। तो टीडीएस 195 में होगा। बड़ी एडजस्टमेंट सीख लिया। अब एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? 12 है। विनिंग इनकम टू नॉन रेसिडेंट टीडीएस 194B, 194BA, 194BB, 30% प्लस सरचार्ज सेस। ये तो बहुत इजी है। अगर विनिंग इनकम है तो 194B में होता है कैजुअल इनकम, ठीक है ना। ये ऑनलाइन का गेमिंग से इनकम हो गया तो 194BA में होता है, और हॉर्स गेम से विनिंग इनकम है तो 194BB में होता है। ओके, रेसिडेंट का इसी में होता है, नॉन रेसिडेंट का भी इसी में होता है। 30% की रेट से टीडीएस होता है, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज सेस हो जाएगा नॉन रेसिडेंट के केस में। तो ये कोई विशेष एडजस्टमेंट नहीं था, विशेष एडजस्टमेंट नहीं था। ओके, ये हमने अभी क्या करा? कवर करा। आइए आगे के एडजस्टमेंट अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? कवर करते हैं। ओके, तो इस पेज पे तो अब हमारे पास में 3 ही एडजस्टमेंट है। अभी एडजस्टमेंट बहुत हैं, चिंता ना करिए। बिजनेस कनेक्शन के भी सारे एडजस्टमेंट करा दूंगा, फिर एनआरआई के स्पेशल प्रोविजन के भी एडजस्टमेंट है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद में, ठीक है ना, 30 मार्क्स के लिए पूरा क्या करने वाला हूँ? प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको। सिर्फ एडजस्टमेंट नोट्स क्या कर जाओ, पढ़ जाओ। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 घंटे का काम है, 5 घंटे, एक दिन में भी पढ़ सकते हो, और 30 नंबर श्योर, 30 मार्क्स श्योर। ओके, 30 मार्क्स श्योर। तो जो वो कहते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं 40 मार्क्स के लिए, फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर 2 दिन भी 10 घंटे क्या कर लिए? एडजस्टमेंट नोट्स पढ़ लिए ना, पीजीबीपी के, चैरिटेबल ट्रस्ट के, बिजनेस ट्रस्ट के, इक्वलाइजेशन लेवी के, डीटीडब्ल्यूए के, ट्रांसफर प्राइसिंग के, एनआर, बिजनेस कनेक्शन, एनआर, इनके पढ़ लिए। 5 घंटे मैक्सिमम है, ठीक है ना। ओके, सब कुछ क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाता है। चलिए, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा करते हैं? 27 करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 27 पे हम आते हैं। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 27, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी ने अपना कुछ स्टाफ है जो नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन नेशनल एम्प्लॉय है। इंडिया में उन्होंने क्या करा? कुछ काम के लिए डेप्यूट करा। उनका स्टे इंडिया में 90 डेज से क्या नहीं है? ज्यादा नहीं है। 90 डेज से ज्यादा नहीं होता है तो फिर इस समय जो सर्विस रेंडर करी उसकी सैलरी इंडिया में एक्रू और राइज इन इंडिया, सॉरी, सेक्शन 10 क्लॉज 6 से क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और है। उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में क्या है? पीई है, और वो एंगेज्ड है बिजनेस और किस में? ट्रेड में। नो एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है? रेम्यूनरेशन, सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी बॉर्न बाय पी इन इंडिया, डिडक्शन टू इंडियन पीई। तो देखिए, बहुत बढ़िया है। प्रोविजन बताता हूं, सेक्शन 10 क्लॉज 6 का ये प्रोविजन है जो एग्जामिनेशन बताता है कि अगर 90 डेज से ज्यादा का नहीं है आपके एम्प्लॉय का, नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय का, जो खुद भी क्या है? फॉरेन सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, तो जितने समय उन्होंने सर्विस यहां पर रेंडर करी उतने समय की जो सैलरी है वो इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कंडीशन उनकी 2 है कि वो जो एंटरप्राइज है, वो जो फॉरेन एंटरप्राइज है, इंडिया में कोई बिजनेस और ट्रेड नहीं कर रही हो, ठीक है, इंडिया में कोई भी क्या नहीं कर रही हो? बिजनेस और ट्रेड नहीं कर रही हो, और इंडिया में कोई भी डिडक्शन नहीं ले रही हो, ठीक है ना। ये जो हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसकी कोई भी क्या नहीं ले रही हो? डिडक्शन नहीं ले रहे। अब इस वाले एडजस्टमेंट में क्या हुआ? 90 डेज से ज्यादा का स्टे नहीं था, वहां तक ठीक था। वो जो एम्प्लॉय थे वो नॉन रेसिडेंट भी थे और वो फॉरेन सिटीजन के थे, यहां तक भी ठीक था। लेकिन आगे की बात खराब क्या हुई कि उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई था, और वो पीई एंगेज था बिजनेस और किस में? ट्रेड में। और उस पीई ने जो सैलरी दी है, सैलरी
सैलरी दी है स्टाफ को, वो उसकी क्या ले रही है, डिडक्शन ले रही है। तो ऐसी स्थिति में वो 10 क्लॉज 6 में वो सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो देखिए यहां पर लिखा है ना, एंगेज बिजनेस और क्या है, ट्रेड, ये रीजन है इसका कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और दूसरा रीजन सैलरी बोर्न बाय पी इन इंडिया, डिडक्शन टू इंडियन पी, ये भी एक रीजन हो गया। तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी उसकी 10 क्लॉज किससे, 6 से। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 26 आपके लिए सेल्फ करने को दे रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 90 सबसेक्शन 2 मैंने इस एडजस्टमेंट वीडियो में कई बार बोल दिया कि प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स और डीटीडब्ल्यूए विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी क्या होगा, अप्लाई होगा। मैंने दिया, इसका मतलब छोड़ना नहीं है, आपको करना है, ठीक है ना, आपको करना है। देखते हैं समझ में आता है नहीं आता है एडजस्टमेंट। आप समझिए, एक एडजस्टमेंट दिया है, छोड़ना नहीं है। ओके, इसके बाद में एडजस्टमेंट नंबर 25 सिंपल, पेमेंट फॉर ऑफशोर सर्विस इन नेचर ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन, ओके, एंड पेमेंट ऑफ फॉर क्या, ऑनशोर सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सच मशीनरी फॉर सेटिंग अप पावर प्लांट इन क्या है, इंडिया। ओके, डजेंट मैटर आपने जो सर्विस दी है वो ऑफशोर दी है या ऑनशोर दी है। आप सॉफ्टवेयर का पेमेंट रॉयल्टी कहलाता है, तो उस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट ऑन साइट कर रहे हो या ऑफ साइट कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपको बता दिया। देखा क्या जाता है, उस सर्विस का यूटिलाइजेशन, उस इंटेंजिबल असेट्स का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्या है, बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया, या फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन क्या हो, इंडिया हो, तो वो इनकम क्या होती है, डीम टू एक्रूराइज इंडिया होती है। भले ही उसका आपने ऑफ साइट ही क्यों ना करो, भले ही सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट ऑफ साइट कर रहे हो, भले ही वो टेक्निकल सर्विस आप ऑफ साइट क्या कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो, डजंट मैटर है, ठीक है। तो यहां पर आपने इसका यूटिलाइजेशन क्या करा है, सेटिंग अप पावर प्लांट इन इंडिया करा है। ओके, तो बस ये इंडिया में क्या होगी, एक्यूराइज इंडिया होगी। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 होता है फी फॉर टेक्निकल सर्विस का, क्लॉज 6 होता है रॉयल्टी का, क्लॉज 5 होता है इंटरेस्ट का। तो ये एडजस्टमेंट भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, बस एक ही पेज बचा है, नहीं इसके बाद में है और एडजस्टमेंट है, उसके बाद में एडजस्टमेंट बिजनेस कनेक्शन के हैं, फिर उसके बाद में मैं करा दूंगा आपको एनआरआई की स्पेशल प्रोविजन के। ओके, इतना प्रिपेयर कर देंगे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत आसानी से आपसे क्या होगा, सॉल्व होगा। ओके, तो बस 2 ही एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट नंबर कौन सा करें, फर्स्ट ही करें, ठीक है ना, फर्स्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप फील भी करिए। देखिए मैंने रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 729 डेज और क्या है, 729 डेज और क्या है, लेस। ओके, और ठीक है, प्रीसीडिंग 10 असेसमेंट ईयर में बस एक बार ही रेसिडेंट रहा या एक बार भी क्या नहीं रहा, रेसिडेंट नहीं रहा। ओके, और डीम्ड क्या है, रेसिडेंट है। तो इतना सा पार्ट में समझा देता हूं। देखो रेसिडेंट का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना आपको आता होगा 60 डेज, मतलब मैंने बताया वही है, आता होगा 60 डेज और प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 डेज ये, या फिर और प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, ये तो होता है रेसिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होते हैं, जब आपका पिछले 7 सालों में 729 डेज या उससे भी कम का क्या रहा है, स्टे रहा है, ठीक है ना, 729 डेज या उससे भी कम का क्या रहा, स्टे रहा है, या पिछले 10 सालों में आप 2 बार भी इंडिया के रेसिडेंट नहीं रहे, मतलब या फिर तो एक बार ही इंडिया के रेसिडेंट रहे या एक बार भी आप इंडिया के क्या नहीं रहे, रेसिडेंट नहीं रहे। ओके, अगर इनमें से 2 भी कंडीशन आपकी हो जाती है तो फिर आप नॉट ऑर्डिनरी बन जाते हो। या फिर ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या होना चाहिए, पिछले 7 सालों में आप इंडिया में कम से कम 730 डेज और क्या रहे हो, मोर रहे हो, और प्लस पिछले 10 सालों में आप इंडिया के कम से कम 2 बार क्या रहे हो, रेसिडेंट रहे हो, तो आप बनते हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो नॉट ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या हुआ, पिछले 7 सालों में आप इंडिया में 729 डेज ही रहे या उससे भी क्या रहे, कम रहे, या फिर आप पिछले 10 सालों में एक बार ही इंडिया के रेसिडेंट रहे या एक बार भी इंडिया के रेसिडेंट नहीं रहे। तो मैंने ये भी लिख दिया। और डीम्ड रेसिडेंट जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी ही होता है। ओके, अब ये जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेंट फ्रॉम फ्लैट इन लंदन, डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर, एक्रूड प्लस रिसीड आउटसाइड इंडिया, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। अब ये जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है ना, इसकी आउटसाइड इंडिया की इनकम जो एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया होती है, ओके, वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होती है जब वो बिजनेस, ठीक है ना, इंडिया से कंट्रोल कर रहा हो या वो प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया हो,
तो उसकी आउटसाइड एक्रू इनकम जो होती है वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। एल्स नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की आउटसाइड इंडिया इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती ही नहीं है। बस एक ही केस में होती है, जब वो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया हो, तो आउटसाइड इंडिया की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। एल्स नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बाहर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। अब इसमें क्या हुआ, इस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बाहर लंदन में एक क्या है, फ्लैट है। ठीक है, तो फ्लैट बाहर ही है, तो एक्रू तो बाहर ही हो रहा है रेंट, वो रेंट भी उसको बाहर के खाते में ही क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। तो इसका मतलब रिसीव भी कहां हुआ, बाहर हुआ। तो एक्रू भी बाहर हुआ, रिसीव भी क्या हुआ, बाहर हुआ। तो वो इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल होगी ही नहीं। अच्छा, अगर ये टैक्सेबल होती ना, तो ध्यान रखना इंडिया में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड की मिलती है, इंटरेस्ट की मिलती है। ओके ओके। Dividend from foreign company deposited in a bank account in London with the permission of RBI, accrual plus receipt outside India not taxable in India। Again, आपके उसके पास में, इस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पास में फॉरेन कंपनी के क्या शेयर्स हैं, उससे उसको डिविडेंड मिला, और डिविडेंड भी कहाँ रिसीव हुआ, बाहर के खाते में ही उसको क्या हो, रिसीव हुआ। तो फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं, तो एक्रू भी क्या हो रहा है, डिविडेंड इनकम बाहर ही हो रहा है, रिसीव भी बाहर के खाते में हो रहा है, तो फिर वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो, आप नॉट ऑर्डिनरी हो, तो बाहर की इनकम आपको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, नाउ लिसन। अब इसके दो छोकरे हैं, टू सन, वन इज 12 ईयर ओल्ड माइनर, वन इज क्या है, 19 ईयर्स ओल्ड। वो माइनर नहीं है, माइनर में क्लबिंग होती है, और जो माइनर नहीं होता उसकी क्लबिंग नहीं होती है। ईच सन हैविंग इनकम इन यूके प्लस इनकम इन क्या है, इंडिया। तो अब इसके दो लड़के हैं, एक 12 साल का है, एक 19 साल का है। 19 साल वाला तो माइनर है ही नहीं, तो उसके रेस्पेक्ट में तो कोई क्लबिंग होनी ही नहीं है। ओके, कोई क्लबिंग होनी नहीं है, तो बात ही खत्म हुई। अब 12 साल का लड़का है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्लबिंग होती है, लेकिन जो इनकम यूके की है, आप तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो यूके की इनकम पे आपको इंडिया में कोई टैक्स देना ही नहीं है। ओके, तो उस पर तो कोई क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। लेकिन उस माइनर की, 12 साल के लड़के की जो इंडिया में इनकम है, वो तो टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। तो वो क्लबिंग आपके होगी, और आपको उस पर टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो आइए देखिए, 12 साल का लड़का है, नो क्लबिंग ऑफ यूके इनकम एज इनकम एक्रूड अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ओके, और क्लबिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या होगा, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम पे क्लबिंग होगी। और 10 क्लॉज 32 से आपको मालूम है, पर बच्चा 1500 की क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है, अप टू 1500 की। तो वो क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना, वो क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, 19 इयर्स का बच्चा है, वो तो माइनर है ही नहीं, माइनर नहीं है, तो उस पर कोई भी क्या नहीं होगी, क्लबिंग ही नहीं होगी। और ये है लास्ट, शेयर्स ऑफ यूके कंपनी इन ट्रांसफर ऑफ क्या है, शेयर्स ऑफ यूके कंपनी इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड सेल प्रोसीड रिपेट्रिएटेड इन क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर नॉट टैक्सेबल इन दिस ईयर। तो इनकम ऑफ क्या हुआ, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, एक्रू रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, ओनली रिपेट्रिएटेड इन इंडिया है। तो पहली बात है, पास्ट इनकम अगर करंट ईयर में रिसीव होती है, रिपेट्रिएटेड होती है, ठीक है, तो करंट ईयर में कोई टैक्सेशन नहीं होता। दूसरा, आपने कोई बाहर के शेयर्स थे, आपने उसको बाहर ट्रांसफर कर दिया, एक्रू भी बाहर हुआ, रिसीव भी बाहर हुआ, आपने तो करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको रिपेट्रिएट करा है। रिपेट्रिएट करना रिसीव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो इनकम इंडिया में क्या नहीं होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, वो डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। ओके, रिपेट्रिएटेड सेकंड थिंग होती है, रिसीव तो उसको बाहर हो गई थी, बाद में उसने इंडिया में क्या करी, ट्रांसफर करी, बाद में इंडिया में ट्रांसफर होना डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया नहीं होता है, तो फिर ये इनकम इंडिया में क्या नहीं होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, ये एक्रू आउटसाइड इंडिया प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कोई इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया प्लस रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, तो फिर वो इनकम इंडिया में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। ये भी एडजस्टमेंट से आपको रेडीमेड क्या कर दिया, यहां पर मैंने क्या कर दिया, बता दिया। ओके, चलिए अब एडजस्टमेंट नंबर किस पर आ जाते हैं, फर्स्ट पर आते हैं हम। एडजस्टमेंट नंबर, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड पर आ रहे हैं। सिंपल से हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। ओके, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, एक्रू राइज इन इंडिया है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया में टैक्सेबल होगी। सिंपल से एडजस्टमेंट है। डिविडेंड फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कंपनी से, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है और रिसीव भी बाहर ही हुआ है, तो ये इनकम एक्रू अराइज भी आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है।
ये टैक्सेबल होगी सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी, कुछ विशेष नहीं। मतलब विशेष मतलब ये आप चीजें आपको आती है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन ए बैंक इन लंदन, तो रेंट भी कहाँ है, बाहर है, और प्रॉपर्टी बाहर है, एक्रूराइज भी बाहर है, रिसीट भी बाहर है, ठीक है ना। ओके, इंडिया में सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगी और 30% की स्टैंड डिडक्शन उसको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। डिविडेंड फ्रॉम क्या, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड, ठीक है, ऑलवेज एक्रू और अराइज इन क्या होता है, इंडिया होता है। तो चाहे आप ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन रेसिडेंट हो, सभी को टैक्सेबल होगी। तो एक्रू राइज इन इंडिया है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी को भी होगी, नॉन रेसिडेंट को भी होगी। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन तमिलनाडु, एग्रीकल्चर इनकम तमिलनाडु में जमीन है, ओके, तो एक्रू राइज इन इंडिया है, लेकिन ये इनकम ही एग्जेम्प्ट होती है, 10 क्लॉज 1 से एग्जेम्प्ट होती है। तो चाहे ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन रेसिडेंट हो, ओके, ये एक्रू राइज इन इंडिया है, हो सकता है रिसीट भी इन इंडिया हो, ठीक है, लेकिन जमीन इंडिया में है ना, इस वजह से ये इनकम 10 क्लॉज 1 में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ओके, तो ये एडजस्टमेंट भी हमने यहां पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया। इसी के साथ में नॉन रेसिडेंट के जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, ये जो एडजस्टमेंट थे वो हमने कवर कर लिए। अब हम कवर करते हैं कौन सा, बिजनेस कनेक्शन वाले एडजस्टमेंट हम कवर करते हैं। ओके, यस, तो अब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं कौन से टॉपिक के, बिजनेस कनेक्शन के, ठीक है। Liaison office at Mumbai to receive trade inquiries from customers in India and enter into the contract on behalf of non-resident principal. Business connection established. देखिए, अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में लाइजन ऑफिस है, ओके, जहां पर वो कस्टमर्स की क्वेरीज को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, या फिर जो ट्रेड क्वेरीज होती है उनको हैंडल करते हैं, रिसीव करते हैं, तो ये कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर वो ऑफिस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट भी क्या करता है, एंटर करता है हैबिचुअल बेसिस पे, तो फिर बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। और जब भी किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसकी इनकम जितना प्रोपोर्शनेट इनकम, जितना ऑपरेशन इंडिया में कैरीड आउट हुआ है, उतनी इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाती है। और कब किस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में क्या मानते हैं, हम बिजनेस कनेक्शन मानते हैं, तो जो इंडिपेंडेंट एजेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होली एक्सक्लूसिवली वाला हमारा एजेंट होना चाहिए, जो हमारे बिहाफ पे हैबिचुअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हो, स्टॉक मेंटेन करता हो, और ऑर्डर की क्या करता हो, डिलीवरी करता हो, या हमारे बिहाफ पे क्या करता हो, ऑर्डर सिक्योर करता हो। ओके, तब हम बिजनेस कनेक्शन मानते हैं। एजेंट कौन सा होना चाहिए, होली एक्सक्लूसिव वाला। नाउ लिसन, branch in India engaged in purchase of raw material and also engaged in selling the product and providing sales related services to customers in India on behalf of non-resident, business connection established. सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपका इंडिया में क्या है, ब्रांच है, ओके, ब्रांच होने से पीई तो हो जाता है, लेकिन बिजनेस कनेक्शन क्या नहीं होता, आपका एस्टेब्लिश नहीं होता। अगर आपका ब्रांच है जो जिसका काम क्या है, रॉ मटेरियल परचेज करना और रॉ मटेरियल परचेज करके आपको देना, अगर सिर्फ इतना सही काम हो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करा और फिर प्रिंसिपल नॉन रेसिडेंट को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर वो ब्रांच है, अपने पास में स्टॉक मेंटेन करती है और ऑर्डर आने पर उसकी क्या देती है, डिलीवरी भी देती है, मतलब हम इसे बोल सकते हैं सेलिंग द प्रोडक्ट है ऑन बिहाफ ऑफ किसके, प्रिंसिपल के, तो फिर हम कहेंगे कि उसका बिजनेस कनेक्शन क्या हो गया है, इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हो गया है। ओके, तो लिखा भी है, इफ रेस्ट्रिक्टेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट, नो बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। चलिए, canvassing the orders and their communicating to non-resident principal, he had no authority to accept the order, business connection not established. इंडिया में सिर्फ आप क्या करते हो, इंक्वायरीज जनरेट करते हो, इंक्वायरी रिसीव करते हो, और वो जो इंक्वायरीज होती है उन ट्रेड इंक्वायरीज को नॉन रेसिडेंट प्रिंसिपल को क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। मतलब आपके पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने की, आप यहां पर स्टॉक मेंटेन नहीं करते हो, डिलीवरी भी नहीं देते हो, और क्या नहीं करते, ऑर्डर भी सिक्योर नहीं करते। सिर्फ आप जो भी इंक्वायरीज आती है आप उनको कम्युनिकेट कर देते हो नॉन रेसिडेंट प्रिंसिपल को। तो ऐसी स्थिति में नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई भी बिजनेस कनेक्शन क्या नहीं होगा, एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा। ओके,
ऑथोरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेन स्टॉक टू डिलीवर और सिक्योर ऑर्डर, बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। अगर आप हैबिचुअल बेसिस पे नॉन रेसिडेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करते हो या फिर स्टॉक मेंटेन करते हो और डिलीवरी देते हो या ऑर्डर सिक्योर करते हो तो आपका क्या होगा, बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा। चलिए इसके आगे, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉरेन सिटीजन earned income from display of uncut and unassorted diamonds in notified special zone, income deemed to accrue or arise in India। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फॉरेन कंपनी हो और आप इंडिया में स्पेसिफाइड जो नोटिफाइड स्पेशल जोन है सिर्फ उनमें जो अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड्स होते हैं उनका आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, तो आपका कोई भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा। इंडिया में डीम्ड इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होगी। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ किसको है, फॉरेन कंपनी को है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो लेकिन अदर देन फॉरेन कंपनी हो, जैसे नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, ओके, फॉरेन सिटीजन हो और आपने नोटिफाइड स्पेशल जोन में जो अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड्स होते हैं उनका आपने क्या करा, डिस्प्ले करा है और इनकम अर्न करी है, तो उस पे वो रिलैक्सेशन काम नहीं करेगा। आपकी इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन अगर यही केस इन केस ऑफ क्या होता, फॉरेन कंपनी होता इंस्टेड ऑफ कौन सा, इंडिविजुअल, तो इनकम नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन क्या होती, इंडिया होती। ओके, लाइज इन ऑफिस इन इंडिया टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस इन इंडिया। आपको बता चुका हूं सिर्फ ऑफिस होना से कभी बिजनेस कनेक्शन क्या नहीं होता है, एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो डज नॉट कंस्टिट्यूट क्या है, बिजनेस कनेक्शन। ओके, इसके बाद में 6 नंबर एडजस्टमेंट पे आते हैं, फॉरेन कंपनी अपॉइंटेड एजेंट इन इंडिया हु हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स or merchandise and regularly deliver the same on behalf of principal non-resident. Foreign company does not have a PE or fixed place of profession in India. Business connection established। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उन्होंने कोई अपना होली एक्सक्लूसिव एजेंट इंडिया में अपॉइंट करा है जो उनके बिहाफ पे हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या फिर स्टॉक मेंटेन करता है और क्या करता है, डिलीवरी करता है ऑन बिहाफ ऑफ किसके, नॉन रेसिडेंट के, तो फिर उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। भले ही उसका इंडिया में कोई भी क्या नहीं हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो या फिर कोई फिक्स प्लेस ऑफ क्या नहीं हो, बिजनेस या प्रोफेशन नहीं हो, लेकिन उसका बिजनेस कनेक्शन क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद में ये एक एडजस्टमेंट है जो मैं आपको सेल्फ वर्क दे रहा हूं, ये एक ही है और बहुत ज्यादा इजी है। ओके, एक आपको दे रहा हूं। अच्छा, 7th वाला भी तो क्या करवाना है, रेफर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। मैंने आपको बताया था इंडिया में डेटा डाउनलोड हो रहा है या सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है या कोई भी गुड सर्विस या प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हो रही है जिसका एग्रीगेट अमाउंट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो फिर नॉन रेसिडेंट का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या हो जाता है, बन जाता है। ओके, या फिर उसके एक्टिव यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कम से कम कितने, 3 लाख हैं, तो भी क्या बन जाता है, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या बन गया, इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, चलिए तो ये हमारे बिजनेस कनेक्शन के कुछ एडजस्टमेंट थे जो सारे कुछ क्या थे, इजी थे। ओके, चलिए अब हम आते हैं एनआरआई के कुछ स्पेशल प्रोविजंस पे। एनआरआई के लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस पढ़े, उनके एडजस्टमेंट पे आते हैं। ये भी बड़े सिंपल से हैं। एनआरआई के लिए डिबेंचर डिपॉजिट इन प्राइवेट कंपनी नॉट स्पेसिफाइड असेट। अगर आप क्या हो, एनआरआई हो, एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंट हो और या फिर इंडियन ओरिजिन के हो या इंडियन क्या हो, सिटीजनशिप के हो, आपने डिबेंचर्स या डिपॉजिट आपने फॉरेन करेंसी में एक्वायर करा है लेकिन वो प्राइवेट कंपनी के हैं, तो ये कोई स्पेसिफाइड असेट नहीं है। इस पे आपको कंसेशनल टैक्सेशन जो होता है ना, इससे होने वाली इनकम पे 20% वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। वो प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होता अगर ये डिबेंचर और डिपॉजिट किसके होते, पब्लिक कंपनी के होते, तो उस पे जो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम होती उस पे 20% का क्या होता, टैक्सेशन हो जाता। चलिए इसके बाद में डिविडेंड ऑन जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स ऑफ एन इंडियन कंपनी
issued under an scheme of central government against the initial issue of shares of the company and purchased in foreign currency taxable at the rate of 10% under section 115 AC GDR of listed company। आपको जैसे मैंने प्रोविजन पढ़ाया भी है और वापस से बता देता हूं, वैसे तो नॉन रेसिडेंट की डिविडेंड इनकम 20% से क्या होती है, टैक्स होती है। लेकिन अगर यही डिविडेंड जीडीआर का है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है, जिसके अंडरलाइंग असेट्स क्या होते हैं, इंडियन कंपनी के शेयर्स होते हैं। अगर वो इंडियन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इंडियन कंपनी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है, ओके, तो वो जीडीआर से मिलने वाला डिविडेंड का टैक्सेशन जो होगा वो 10% से होगा, 20% से नहीं होगा, 10% से होगा। ओके तो वही ये बात यहां पर भी मेंशन कर दी है, अगर जीडीआर लिस्टेड कंपनी के तो टैक्सेशन डिविडेंड का 20 से नहीं होता है, फिर वो कितने से होता है, 10% से होता है। ओके, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान, एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान और एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 शेयर होल्डर्स मीटिंग हुई इंडिया में। ओके, जैसे थर्ड मीटिंग में क्या हुआ, डिस्कशन अबाउट द सेल ऑफ कंपनीज असेट सिचुएटेड इन इंडिया, discussion of modification of right attached to various class of shares and issue of new class of shares. It's not key management or commercial decision for conduct of company's business in substance. Place of effective management of foreign company is not in India. It's a non-resident. तो एक जापान की क्या है, कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड जापान में है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। उसकी 3 शेयर होल्डर की क्या हुई है, मीटिंग हुई है। मान लीजिए तीनों मीटिंग इंडिया में हुई, ठीक है। एक मीटिंग में उन्होंने क्या डिस्कस करा, जो वेरियस क्लास के क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनके राइट्स जो होते हैं, शेयर से अटैच जो राइट होते हैं, उनको लेके क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। नए क्लास इशू को लेके क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। ओके, कंपनी के असेट को बेचने को लेके क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। लेकिन ये कोई भी डिस्कशन कंपनी के क्या नहीं है, की मैनेजमेंट के नहीं है, कॉमर्शियल डिसीजन नहीं कहलाते हैं। ओके, की डिसीजन कॉमर्शियल डिसीजन नहीं कहलाते हैं, जो कंपनी के कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, ओके, इन सब्सटेंस के लिए क्या हो, जरूरी हो। ये कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि उस जापान की कंपनी का, फॉरेन कंपनी का पोयम कहां पर है, इंडिया में, इसलिए वो कंपनी इंडिया के लिए क्या रहेगी, नॉन रेसिडेंट रहेगी। ठीक है, अगर पोयम इंडिया में आता तो वो रेसिडेंट होती। और पोयम कब आता है, जब की मैनेजमेंट हो या कॉमर्शियल डिसीजन। और की मैनेजमेंट कॉमर्शियल डिसीजन का मतलब डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं, ठीक है, कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए इन सब्सटेंस जो जरूरी होते हैं, वो मैनेजमेंट के डिसीजन और वो कॉमर्शियल डिसीजन अगर इंडिया से लिए जाते तो पोयम कहां पर आता, इंडिया में आता। ओके तो एक अच्छा पॉइंट था, अच्छा एडजस्टमेंट था, ठीक है, सुन लिया तो अब एग्जाम में आया तो रॉन्ग नहीं होगा। डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विच डिराइव देयर वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम असेट सिचुएटेड इन इंडिया नॉट बी डीम्ड टू बी इनकम एक्रू और अराइजिंग इन इंडिया। देखिए, अगर फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अपनी वैल्यू सब्सटेंशियली इंडिया के असेट से डिराइव कर रहे हैं, इसकी कंडीशन क्या थी, ठीक है, इंडिया की असेट की फेयर मार्केट वैल्यू 10 करोड़ से क्या हो, ज्यादा हो, जो कि अपने क्वेश्चन में है, प्लस इंडिया के असेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस फॉरेन कंपनी की टोटल फेयर मार्केट वैल्यू के 50% या 50% से क्या हो, ज्यादा हो। और तीसरा, उस शेयर होल्डर के पास में कम से कम 5% से ज्यादा के क्या हो, शेयर्स हो। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन इंडिया में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। लेकिन ऐसी फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स हैं जो अपनी वैल्यू इंडिया के असेट से डिराइव कर रहे हैं, उन शेयर्स पे मिलने वाला जो डिविडेंड होता है ना, वो डिविडेंड को हम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानते हैं। तो ये हमारा क्या था, एडजस्टमेंट था। वैसे भी हम ऑलरेडी इस चीज को क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। इसके बाद जो है वो कुछ खास विशेष नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी फॉर मनी बोरोड बाय इट। तो आईएफएससी से नॉन रेसिडेंट को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसकी एग्जामिशन होती है 10 क्लॉज किससे, 15 में एग्जामिशन होती है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा था। एफआईआई को लेकर आते हैं। एफआईआई को लेकर अपन ने पढ़ा है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ओके, अगर उनको रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है, आरडीबी से इंटरेस्ट मिल रहा है, जो 30 जून 2023 तक जो थे,
ठीक है, 30 जून 2023 तक जो उन्होंने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से जो डेट दिया है तो उस पे इंटरेस्ट का टैक्सेशन कितना था, 5% था, और टीडीएस 194 एलडी अपन ने पढ़ा था। तो 5% सिर्फ किस पे था, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे था। इसके बाद में अपन ने 115 क्या पढ़ा था, एडी पढ़ा था। उसमें पढ़ा था अगर एफआईआई को इंडिया में कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है या फिर कौन सी होती है, डिविडेंड इनकम होती है, तो उस पे कंसेशनल टैक्स रेट अपन ने पढ़ी थी, कितनी है, 20% है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पे कंसेशनल रेट अपन ने पढ़ी थी, कितनी है, 10% है। ठीक है ना, 10% होगी। ओके, जब 10% होगी तो हमने पढ़ा था विदाउट फर्स्ट प्रोवाइजो है और विदाउट क्या है, सेकंड प्रोवाइजो है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसका टैक्सेशन कितने से होगा, 30% से होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला हुआ तो 112A प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब अप टू 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111A वाला हुआ तो 15% की रेट से टैक्स हो जाएगा। तो ये प्रोविजन हमने पढ़े। आइए देखिए, एफआईआई है, अगर इनको रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से इंटरेस्ट है तो देखिए 5% की रेट से टैक्स होगा। यहां भी देख लीजिए, इंटरेस्ट फ्रॉम रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड 5% की रेट से टैक्स होगा, 115A। अगर आपको इंटरेस्ट है और कौन सा है, डिविडेंड है, तो 115AD 20% का कंसेशनल टैक्स रेट होगी। जब ये टैक्स रेट बहुत कंसेशनल हो गई तो ना तो कोई खर्चों की डिडक्शन मिलेगी, ना ही चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलेगी, लॉसेस आप बिल्कुल सेट ऑफ कर सकते हो। तो इधर भी देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंटरेस्ट जो है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का तो 5% है, बाकी का 20% है। डिविडेंड भी जो कितना होगा, 115AD में 20% होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 10% टैक्सेशन होगा, विदाउट फर्स्ट प्रोवाइजो होगा और विदाउट सेकंड प्रोवाइजो होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, 30% से होगा। ओके, तो ये लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% हो गया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, ये रहा, कितना है, लास्ट में बता दिया, 30% है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला हुआ तो 112A एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला हुआ तो 111A एप्लीकेबल होगा। तो ये लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जिस पे एसटीटी पेड हुआ है एक्विजिशन ट्रांसफर पे, तो 112 लगेगा, 112A 10% का टैक्सेशन होता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। और यही अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 15% की रेट से क्या होगा, टैक्स होगा। तो ये हमने एडजस्टमेंट क्या कर लिए, और कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं, विशेष कुछ भी नहीं बचा है हमारे लिए। ये तो अब जो करा रहा हूं इतना कुछ खास नहीं है, 5-7 मिनट और लगने हैं। एनआरआई के लिए स्पेशल प्रोविजन पढ़ रहे थे, तो एक्सपेंडिचर होली एक्सक्लूसिवली इनकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड एसेट, डिडक्शन अलाउड है, कंप्यूटेशन एज पर फर्स्ट प्रोवाइजो। ठीक है ना, एनआरआई है उस पे फर्स्ट प्रोवाइजो का क्या मिलता है, एप्लीकेबल होता है उस पे फर्स्ट प्रोवाइजो। और जब फर्स्ट प्रोवाइजो करते हो तो कंप्यूटेशन उसी फॉरेन करेंसी में होती है जिस फॉरेन करेंसी में आपने क्या करा था, इन्वेस्टमेंट करा था। ठीक है ना, जिस फॉरेन करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट करा था। एनआरआई के लिए स्पेशल प्रोविजन कब लगेंगे, जब उसने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में शेयर्स एक्वायर करे हो, इक्विटी, प्रेफरेंस, लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, डिबेंचर या डिपॉजिट हो पब्लिक कंपनी के या सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने से था, 10% से था। इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिल जाएगा, और जब फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलेगा तब आपने उस ट्रांसफर के लिए जो भी खर्चे करे उस खर्चों को भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, आपको प्रोविजन ध्यान होना चाहिए। ये जो स्पेसिफाइड एसेट होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में एक्वायर करे थे, अगर आप इसको विद इन 6 मंथ के अंदर, ट्रांसफर से विद इन 6 मंथ के अंदर अगेन वापिस से उन्हीं फॉरेन एक्सचेंज एसेट को एक्वायर करने में, मतलब क्या है, शेयर्स हो गए, ओके, डिबेंचर, डिपॉजिट हो गए पब्लिक कंपनी के या सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हो गई, सिक्योरिटीज हो गई, अगर विद इन 6 मंथ में अगर आप री इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, जितना आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया विद इन 6 मंथ में अगेन स्पेसिफाइड एसेट में, उसका प्रोपोर्शन बना लेंगे किससे, नेट कंसीडरेशन से। तो इतना प्रोपोर्शन कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये रहा, जितना री इन्वेस्टमेंट कर दिया 6 मंथ डिवाइडेड बाई नेट कंसीडरेशन मल्टीप्लाई बाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इतना कैपिटल गेन क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर विद इन 6 मंथ में करा। और यहां पर क्या है, आफ्टर 6 मंथ है तो ऐसी स्थिति में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सेकंड वाले पॉइंट में भी आफ्टर 6 मंथ है तो कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद प्राइवेट कंपनी, अगेन डिबेंचर और डिपॉजिट पब्लिक कंपनी के होने चाहिए, तभी हम उसको स्पेसिफाइड एसेट मानेंगे और उस पे 20% का कंसेशनल टैक्स होगा।
ठीक है, यहां पर ये प्राइवेट कंपनी है, ये स्पेसिफाइड एसेट नहीं है, नॉर्मल टैक्स होगा, कंसेशनल टैक्स नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिपॉजिट विद पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड एसेट, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। हाँ ये सही है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो गई या पब्लिक कंपनी के डिबेंचर हो गए, डिपॉजिट हो गए, या शेयर्स की इनकम हो गई है, डिविडेंड इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, तो ये सभी स्पेसिफाइड एसेट है। अगर फॉरेन एक्सचेंज में आपने एक्वायर करा है, इनका टैक्सेशन जरूर से कितने से हो जाएगा, 20% से हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ री इन्वेस्टेड स्पेसिफाइड एसेट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ क्या इन्वेस्टमेंट, आपने विद इन 6 month के अंदर अगेन आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया था स्पेसिफाइड एसेट में, तो उस पे 3 साल का अपन ने क्या पढ़ा था, लॉक इन पीरियड पढ़ा था कि विद इन 3 years में आप उसे ट्रांसफर नहीं करोगे और ना ही उसको मनी में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। अगर विद इन 3 years आपने री इन्वेस्टेड वाले एसेट को ट्रांसफर कर दिया, तो ये ट्रांसफर करने से जो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन अर्लियर जो कैपिटल गेन क्या हुआ था, एग्जेम्प्ट हुआ था, वो एग्जेम्पशन क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। तो ये लीजिए, विड्रॉल ऑफ अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन और कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ री इन्वेस्टेड स्पेसिफाइड एसेट। तो ये जो री इन्वेस्टेड स्पेसिफाइड एसेट को ट्रांसफर करा, इस पे भी जो कैपिटल गेन होगा वो भी क्या होगा, कैलकुलेट होगा। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे एडजस्टमेंट वीडियो का आज का क्या है, लास्ट क्या है, एडजस्टमेंट है। ओके, तो आप देखेंगे कि अपन ने बहुत ही कम समय में, ठीक है ना, हमने ये सब कुछ क्या कर लिया, कवर कर लिया, इतने बड़े टॉपिक के एडजस्टमेंट कवर कर लिए। इसलिए स्टार्टिंग में कहा था 5 घंटे बहुत टाइम है पूरे इंटरनेशनल टैक्सेशन के एडजस्टमेंट को करने के लिए, पूरे नोट्स को पढ़ने के लिए और 30 मार्क्स सिक्योर करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड फॉरेन एक्सचेंज असेट्स। ओके, तो मैं आपको ये एक मैंने क्वेश्चन कराया है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। जब एनआरआई पे स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो लॉ के हिसाब से क्या है, जब उस पे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने से कर दिया, 10% से कर दिया, फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि रेट ही क्या हो गई, 10% हो गई है। और 112A क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आईसीआई ने अपने एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इनको 112A भी क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया कि अप टू 1 लाख तक कोई भी क्या नहीं करा, टैक्स नहीं करा। तो वही मैंने इस क्वेश्चन से कराया और लिखा भी है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं नोट्स को पढ़िए, पूरा बेनिफिट लीजिए। ओके, मैं लॉ भी बता देता हूं और आईसीआई भी बता देता हूं कि आईसीआई क्या करता है, और लिख भी देता हूं, ये लीजिए आईसीआई क्या है, अप्रोच है। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 12। ये हमारा डेट ऑफ क्या है, एक्विजिशन है 2007, और 2007 है तो अपन को 2018 की क्या चाहिएगी, फेयर मार्केट वैल्यू चाहिएगी, उसको अपन कॉस्ट ऑफ क्या ले लेंगे, एक्विजिशन ले लेंगे, और 48 रुपीज में अपन ने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो अपन सारी कंप्यूटेशन फर्स्ट प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग करेंगे और उसी फॉरेन करेंसी में करेंगे जिस फॉरेन करेंसी में आपने एक्वायर करे थे, मतलब डॉलर में। तो आपने 10,000 शेयर क्या करें, बेचे 48 रुपीज में, तो 4,80,000 रुपए आए। इस 4,80,000 रुपए को अपन उसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे जिस फॉरेन करेंसी में आपने शेयर एक्वायर करे थे। एवरेज एक्सचेंज रेट लेंगे डेट ऑफ किसकी, ट्रांसफर की। तो डेट ऑफ ट्रांसफर की एवरेज एक्सचेंज रेट 59.61 मतलब 60 रुपीज आ रही है। तो 4,80,000 को जब मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये डॉलर में क्या आ गया है, हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया। ट्रांसफर के खर्चे कुछ दिए ही नहीं है क्वेश्चन में, तो सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। 1,20,000 क्या थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, और जब आपने इन्वेस्टमेंट करा तब एक्सचेंज रेट कितनी थी, अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 35 ले रहे ना अपन, 35 मतलब 3 लाख कितनी है, 50,000 है। 3 लाख क्या है, 50,000 है, तो अपन को उस दिन की भी तो एवरेज एक्सचेंज रेट चाहिएगी। ये रहा 3,50,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट 12 है और 31 जनवरी की कितनी है, 35 है, तो दोनों में से जो हायर होगी वो ले लेंगे। 3 लाख कितनी है, 50,000 है। ओके, 3 लाख कितनी हो गई है, 50,000 हो गई है। ओके, तो ये हमारा 3 लाख कितना हो गया, 50,000 हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं किससे, फर्स्ट प्रोवाइजो से कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोवाइजो का मतलब है उसी फॉरेन करेंसी में करेंगे जिस फॉरेन करेंसी में अपन ने क्या करा था, इन्वेस्टमेंट करा था। अपन ने जब इन्वेस्टमेंट करा था तब तो अपन ने कितना करा था, 1,20,000 रुपए करा था,
और उस समय एक्सचेंज रेट हमारी कितनी थी, 20 रुपए थी। तो इसका मतलब आप इंडिया में कितने डॉलर्स लेकर आए थे, 6000 डॉलर्स लेकर आए, और आज ट्रांसफर के समय कितने हो गए, 8000 क्या हो गए, डॉलर हो गए। तो कैपिटल गेन हमारा कितने का आना चाहिए, 2000 क्या आना चाहिए, डॉलर का आना चाहिए। ठीक है, 2000 क्या है, डॉलर का। अच्छा 35 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने एनआरआई का अभी क्या लगा दिया, स्पेशल प्रोविजन इनके ऊपर क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। मैंने एनआरआई का स्पेशल प्रोविजन इनके ऊपर एप्लीकेबल करा, तो फिर 2000 क्या आ गया, डॉलर कैपिटल गेन आ गया, और टीटी बाइंग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कौन सा आ चुका है, ये हमारा आ चुका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, लॉ के हिसाब से इस 1,18,000 पे 10% की रेट से क्या होना चाहिए, टैक्सेशन होना चाहिए। आइए अब हम आईसीआई की क्या करते हैं, अप्रोच से करते हैं, पानी पी के। यस, तो आइए करते हैं हम इसको। अच्छा देखिए, नहीं आईसीआई ने ये नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं करा। ओके, ऐसा नहीं कि 112A का क्या कर दिया, आपको प्रोविजन दे दिया। आईसीआई ने क्या करा, एक बार तो एनआरआई का स्पेशल प्रोविजन क्या करा, ऑप्ट करके करा सॉल्यूशन को, और एक बार बिना स्पेशल प्रोविजन क्या करे, ऑप्ट करे करा। ठीक है, तो जब आप 112A एप्लीकेबल करोगे तो 10% का टैक्स होता है। ध्यान रखिएगा, ना तो फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलता है और ना ही सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलता है। मतलब कंप्यूटेशन आईएनआर में होगी तो 4,80,000 रुपए का फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 3,50,000 है। कैपिटल गेन 1,30,000 आया, अप टू 1 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं होगा, और रिमेनिंग पे क्या होगा, 30,000 पे 10%, मतलब 3,000 रुपए का टैक्स होगा। और अगर ये स्पेशल प्रोविजन क्या करता है, एप्लीकेबल करता है, तो पूरे पे क्या होगा, 10% की रेट से टैक्स होगा, क्योंकि उसमें 112A का, ठीक है ना, बेनिफिट क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि आपने एनआरआई का स्पेशल प्रोविजन ऑप्ट कर लिया। ये ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो कंप्यूटेशन ऐसे होगी। ठीक है ना, कंप्यूटेशन क्या होगी, इस तरह से होगी। अच्छा, यहां अपन ने 3,35 रुपीज क्यों नहीं लिए, उसका लॉजिक भी बता देता हूं। जबकि अपन ऑप्शन होता है 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने का, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हेडिंग में ऊपर लिखा है कि ये शेयर्स नॉट बीन सोल्ड हुए हैं थ्रू कौन सा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या नहीं हुए हैं, सोल्ड नहीं हुए हैं, तो कंप्यूटेशन हमने क्या करी है, ऐसे करी है। लेकिन अगर यही स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या होते, सोल्ड होते, तो फिर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी ले लेते, 35 रुपीज ले लेते। तो हम क्या ले लेते, 35 रुपीज ले लेते। तो इसी के साथ में हमने एनआरआई के और एनआर के, बिजनेस कनेक्शन के, सेक्शन 9 के, ओके, हमने सभी क्या कर लिए, एडजस्टमेंट यहां पर कर लिए, और ये सभी पेजेस के एडजस्टमेंट हमने बहुत ही कम समय में करे। आपको क्या करना है, आपको इन्हें मल्टीपल टाइम्स क्या कर लेना है, रीड कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे डेफिनेटली आपको इन्हीं में से क्या मिलने हैं, क्वेश्चन मिलने हैं। और ये पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए समय भी बचेगा और सॉल्यूशन तो सही होगा ही होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, तब तक आप मल्टीपल टाइम्स नोट्स को रीड कर लीजिए। टिल ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।